Yes, am I audible, participants? Yes, very good evening to all of you. Dear, we are starting with our class. Okay. So, first of all, very good evening and namaste to everyone. क्लास 5 o'clock से रहेगी, तो दिस इज फर्स्ट डे. ऑल्दो कल से प्लीज ट्राई कीजिए जितनी भी ज्वाइनिंग्स हो वो 5 o'clock तक हो जाएं. सेकेंडली, आज हम लेबर लॉ के एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 है. आई रिक्वेस्ट यू ऑल, आपके पास कॉपी, पेन, योर एसेसरीज सारी आपके साथ हो, बिकॉज आई विल बी गिविंग यू नोट्स एज वेल. फाइन. सो आई एम स्टार्टिंग माई स्क्रीन. काइंडली फोकस. क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है पार्टिसिपेंट्स? हेलो. ओके ओके ओके, फाइन 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 फाइन. इन केस ऑफ एनी डाउट्स, मैं आपको पहले से ही डिक्लेरेशन दे दूं, आपके सारे डाउट्स, सारी क्वेरीज एट द एंड ऑफ द क्लास आई विल एंटरटेन. फाइन. सो डोंट वरी, एंड इवन इफ समथिंग स्ट्रक योर माइंड, कुछ दिमाग में आ रहा है, पूछना है, देन द कमेंट बॉक्स इज ओपन. आप वहां अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं. एट द एंड ऑफ द क्लास मैं आपको सारे ही क्वेश्चंस की क्वेरी को सॉल्व करूंगी. सो रिदम ना ब्रेक हो हमारी. फाइन. चलो, सो we'll start with the class. अब आपको ये पता होना चाहिए कि हम हिस्ट्री, डेवलपमेंट, बाकी सारी चीजों से बात करने से पहले हमें ये बात करनी है कि एक ट्रेड यूनियन या फिर एक यूनियन होता क्या है. बड़े आम भाषा में या बड़े ही जनरल टर्मिनोलॉजी में यूनियन एक बेसिकली एसोसिएशन है लोगों का जो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए गैदर होते हैं. अब इसी को अगर हम ट्रेड यूनियन के साथ अटैच करें तो बेसिकली इनका पर्पस यहाँ पे ट्रेड एसोसिएटेड है. अब सुनने में बड़ा इजी, बड़ा कन्वीनियंट लगता है, लेकिन जब आप इसकी डेप्थ में जाते हैं तो सी, इंडिया फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एक एग्रेरियन इकोनॉमी है और आज भी एक एग्रेरियन इकोनॉमी है मेजरली. लेकिन इस एग्रेरियन इकोनॉमी के साथ हम कृषि प्रधान देश के साथ साथ हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी अपना हाथ आजमाया. हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी काफी आगे गए हैं और जा ही रहे हैं निरंतर. तो जब हम इंडस्ट्रीज डेवलप किया, फैक्ट्रीज डेवलप किया, तो उसके साथ एक बहुत बड़ी समस्या हमारे साथ आ गई जो थी लेबर्स या वर्कमेन्स की. आपको भी पता है कि पास्ट हिस्ट्री ऐसी रही है कि जो ऑपरेशन और जो एक्सप्लॉइटेशन है वर्कर्स का वो अपने हाइट पे था. अब क्या ऑपरेशन या क्या एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है वर्कर्स का, एक सवाल ये भी है. तो वर्कर्स के एक्सप्लॉइटेशन में जो वेजेस उनको दी जाती हैं, फाइन, कहीं ये 300 होगी, कहीं ये 500 होगी, कहीं ये 800 होगी, लेकिन वर्कर्स के साथ इशू ये था कि 500 कह के उनको 200 ही मिल रहा है, 12-12 घंटे काम कराया जा रहा है. तो ये जो इनह्यूमन कंडीशंस है, साथ में काम जहां कराया जा रहा है वो परिस्थिति भी जो है वो आइडियल नहीं है, ह्यूमन कंडीशन नहीं है वर्किंग की. ये सारी सिचुएशन और ये सारे इश्यूज ने हमें ट्रेड यूनियन एक्ट का रास्ता दिखाया. अब अगर मैं इसके बेयर प्रोविजन की डेफिनेशन पर जाऊं तो सेक्शन 2H क्या कहता है, दैट ट्रेड यूनियन मींस एनी कॉम्बिनेशन whether temporary or permanent, formed primarily for the purpose of regulating the relation between workmen and employers, or between workmen and workmen, or between employers and employers. अब आसान भाषा में बेसिकली ट्रेड यूनियन एक्ट क्या कहता है कि भाई जो फंक्शंस हैं, जो रिलेशनशिप है किसके बीच में, या तो एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच में, या फिर जो कार्यकर्ता हैं बेसिकली आपके वर्कमैन है और वर्कमैन के बीच में, और थर्डली जो एम्प्लॉयर्स और वर्कमैन हैं उन दोनों के बीच में. क्लियर? हेलो, मेरी बात समझ में आ रही है? फाइन. अब जो ये रिलेशनशिप है इसके रिगार्डिंग जितने भी डिस्प्यूट्स होंगे उनको सेटल करने के लिए, उनको बेसिकली उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए हमने ट्रेड यूनियन फॉर्म की है, बड़े आसान भाषा में. और यही आपका 2H आपको समझाता है. अब अगर हम ट्रेड यूनियन एक्ट की बात कर ही रहे हैं तो आपको थोड़ा सा जरा इसकी हिस्ट्री के साइड लेके चले, थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में जाएंगे. आई मेक श्योर दैट ये जितने भी नोट्स एंड डॉक्यूमेंट्स हैं आपके ग्रुप में शॉर्टली डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाएंगे आपके इस क्लास के बिटवीन या इस क्लास के एंड तक. सो डू नॉट वरी अबाउट द नोट्स स्टफ. चलिए, अब अगर हम प्री इंडिपेंडेंस, थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा आपको पीछे लेके जा रहे हैं, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में जा रहे हैं, जब इंडस्ट्रियल ग्रोथ होना शुरू हुई, ओके, जब लेबर मूवमेंट्स होना शुरू हुए, तो आपकी जो 20th सेंचुरी है उससे पहले हमारा एक फोकस एग्रेरियन इकोनॉमी पे था ना, एग्रीकल्चर पे हमारा फोकस था और बहुत ही मिनिमम इंडस्ट्रियलाइजेशन पे था.
ब्रिटिश रूल आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्पीड अप हुआ, ओके, मिड 19 सेंचुरी तक। इससे एक क्लास इमर्ज हुई जिसका नाम था हमारा वर्किंग क्लास। फाइन, इमरजेंस ऑफ वर्किंग क्लास। अब जब वर्किंग क्लास आई तो हमारे पास ये क्वेश्चन आया कि व्हाट इज द वर्किंग कंडीशन इन फैक्ट्रीज, मिल्स, ये जो एस्टैब्लिशमेंट है इनमें वर्किंग कंडीशन कैसी है। ठीक है, तो उसका आंसर ये है, आप सभी जानते होंगे, वो कंडीशन एट द वेरी प्राइमरी स्टेज ना बहुत पुअर थी। वर्किंग आवर्स काफी, लो वेजेस, और कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं। आज आप काम कर रहे हैं, कल आपको काम से निकाल दिया। कोई सिक्योरिटी का कोई पर्पस नहीं था, वर्किंग आवर्स का कोई एस्टिमेशन नहीं, वेजेस बहुत लो। ये सारी चीजों ने क्या किया, ये सारी चीजों ने एक तरह का ना एक ऑप्रेस सिचुएशन बना के रख दी हमारे सामने। अब धीरे धीरे जब सिचुएशन आगे बढ़ी तब हुआ क्या, इमरजेंस हुआ किसका, ट्रेड यूनियंस का। अब ट्रेड यूनियंस का जब इमरजेंस हुआ तो अगर आप इसके फैक्चुअल स्टेटस में जाएंगे, बिकॉज ये क्वेश्चंस बहुत ही रिपीटेटिव देखे गए हैं, एक पहली लेबर स्ट्राइक इंडिया में आई अराउंड 1860 इन बॉम्बे, बेसिकली जो आज का मुंबई है आपका। 1875 में सोशल रिफॉर्मर जो कि सूरज जी शाहपुर जी बंगाली जो थे, आई स्टार्ट माय पेन जस्ट अ सेकेंड, यस, हियर, उन्होंने लेबर राइट्स के बारे में डिस्कशन शुरू किया। उन्होंने मुद्दा उठाया कि भाई जो वर्कमेंस हैं उनके भी कुछ राइट्स होने चाहिए। पहली ऑर्गेनाइज लेबर यूनियन हमारे पास आई जो जिसका नाम था बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन, ओके, जो कि 1890 में फॉर्म हुई बाय नारायण मेघजी लोखंडे। अर्ली 20th सेंचुरी तक बहुत सारी लेबर यूनियंस हमारे सामने आ गई। क्यों? क्योंकि सिर्फ डिससेटिस्फैक्शन एक एरिया साइड नहीं था, डिससेटिस्फैक्शन हर जगह था। हर फील्ड में जो वर्कर्स थे वो बेचारे ऑप्रेस हो रहे थे, एक्सप्लॉइट हो रहे थे, ओवरबर्डन हो रहे थे, एंड दे वर हैविंग नथिंग एज सॉर्ट ऑफ राइट्स। एम आई क्लियर टिल हियर? फाइन। अब यहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का रोल इनिशिएट होना शुरू हुआ, बेसिकली इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस भी आया। 1917 के समय जब रशियन रिवॉल्यूशन हुआ तो कम्युनिज्म का एक वाइड स्प्रेड वर्ड हुआ, भाई समथिंग लाइक कम्युनिज्म। ठीक है, वहां से लेबर मूवमेंट्स ना, वो वाइल्ड फायर जो होती है ना, जंगल की आग, वैसे ही फैलने लगे। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो कि 1990 में स्टैब्लिश हुई थी, उन्होंने लेबर स्टैंडर्ड्स को डिस्कस करना शुरू किया। ओके, लेबर राइट्स को डिस्कस करना शुरू किया। ब्रिटिश एम्प्लॉयर्स एंड कॉलोनियल अथॉरिटीज सप्रेस ट्रेड यूनियन फियरिंग द इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अब हुआ क्या, सी, जहां पे हम राइट्स की बात करते हैं सप्रेशन साथ साथ में आता है। नो वन वांट्स दिस ना, दैट कि भाई हम जो जिनको हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वो अपने राइट की बात शुरू करें। तो ब्रिटिश एम्प्लॉयर्स का दिक्कत क्या थी कि अब हर जगह जो वर्कमेंस थे उनके, वो अपने लिए बेटर कंडीशंस डिमांड कर रहे थे, ह्यूमन कंडीशंस तो डिमांड कर ही रहे थे एटलीस्ट। ये सारी चीजों ने ना उनको एक फियरफुल सिचुएशन में डाल दिया कि यार ट्रेड यूनियंस को सप्रेस करना पड़ेगा, वरना हमारा प्रॉफिट जो है वो इनको बेसिकली फैसिलिटीज देने में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चलिए, ये सिचुएशन हुई। अब यहां से धीरे धीरे ना ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC डेवलप होने लगी। 1920 में AITUC फॉर्म हुई, जिसमें आपको नोटेबल फिगर देखने को मिलेंगे, लाला लाजपत राय और BP वाडिया। AITUC का जो रोल था वो इसलिए इतना इंपॉर्टेंट था और डिस्कस करने लायक है क्योंकि उन्होंने ट्रेड यूनियंस को यूनिफाई करना शुरू किया अक्रॉस इंडिया। उन्होंने वर्कमेंस के प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग बात करना शुरू की कि भाई ऐसे आप अलग अलग अपने डिमांड्स रखोगे कुछ नहीं होगा, लेट्स कम टुगेदर एंड देन आस्क फॉर लीगल प्रोटेक्शन एंड फॉर लीगल राइट्स। इसी के थ्रू हम पहुंचते हैं इनेक्टमेंट ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 पे, जो कि कंटिन्यूस लेबर अनरेस्ट की वजह से जो प्रेशर AITUC ने क्रिएट किया, जिसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज कंपेल्ड टू पास दिस ट्रेड यूनियन एक्ट ऑन 25 मार्च 1926, जो कि एनफोर्स हुआ आपका 1 जून 1927। अब मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से सभी से पूछना चाहूंगी। मैंने दो वर्ड्स यहां यूज किए, इनेक्टमेंट एंड एनफोर्समेंट। काइंडली क्लियर कीजिए, क्या ये दोनों एक है या अलग अलग है? यस।
Well done. Well, majority of the people do know the answer. I'll summarize it. Enactment means basically जब ये आपका ड्राफ्ट एक्ट बन चुका है, दैट मीन्स असेंट मिल चुका है, बट अभी एक्ट बना है. एनफोर्समेंट बेसिकली मीन्स व्हाट, इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड. ओके, ये पब्लिक में इन्फोर्स हो चुका है, इंप्लीमेंट हो चुका है. इसलिए आपको आपके बेयर एक्ट में, अभी जो मैं रिसेंटली आपको स्क्रीन शिफ्ट करूंगी, तो आपको बेयर एक्ट में प्रोविजन बेसिकली प्लेस मिलेगा जहां पे दो डेट्स दिखेंगी आपको. एक राइट साइड में, एक्सट्रीम राइट में मिलेगा आपको 25 मार्च 1926, दैट इज योर इनैक्टमेंट डेट. एंड एक आपको फुट नोट्स में बॉटम में मिलेगा, दैट इज 1 जून 1927, दैट इज द डेट फॉर योर एनफोर्समेंट. आर वी क्लियर टिल हियर? यहां तक हम सब सेम पेज पे हैं? ओके, फाइन. सी, क्लास ना चाहे फर्स्ट हो या सेकंड हो, इट शुडंट बी अ मोनोलॉग. क्लास हमेशा डायलॉग रहनी चाहिए. सो आई विल स्पेसिफिकली कंसिडर दिस दैट यू गाइस कीप ऑन आंसरिंग. ओके, एंड दोज हु आर स्टिल आंसरिंग, दैट्स वेल डन, वेरी गुड, ऑसम. चलिए, अब जरा ट्रेड यूनियन एक्ट के हम कुछ फीचर्स के बारे में बात करते हैं. ट्रेड यूनियन एक्ट ने एक लीगल रिकॉग्निशन दिया, जिसके लिए हम इतनी देर से पूरी कहानी पढ़ रहे थे. बेसिकली एक लीगल रिकॉग्निशन वर्कमैन राइट्स को मिला. ठीक है, एक फ्रेमवर्क आया हमारे पास. रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हुई इन ट्रेड यूनियंस की. ओके, जो कि बहुत जरूरी, इसके बारे में हम आगे प्रोविजंस में पढ़ेंगे. प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज. बेसिकली ट्रेड यूनियन एक्ट ने इंश्योर किया कि भाई जो सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन है, बेसिक उसके रिगार्डिंग क्या फॉर्मेट होना चाहिए, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए. ट्रेड यूनियंस की राइट्स एंड लायबिलिटीज क्या होनी चाहिए, क्या क्या आपको अलाउड है, ओके, टू नेगोशिएट रिगार्डिंग फंड्स एंड एवरीथिंग. और क्या क्या हमको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यू शुड हैव विद इन यूनियंस, उस चीज को भी डिस्कस किया गया. क्लियर? अब लेट्स बैक टू PPT. Just give me a second. I guess students are trying to enter. I still request all the students के kindly timely enter हो जाए क्लास में. Okay, fine. चलिए, अब ट्रेड यूनियन को हमने डिस्कस किया. ट्रेड यूनियन के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं? देखिए, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स, बहुत सी चीजें हैं जो हम जनरल पार्लेंस में जानते होंगे. पहला ही चीज ये है कि वेजेस और सैलरीज के रिगार्डिंग जो वो एक्सप्लॉइटेशन हमने हिस्ट्री में देखा ना, उसको हमें रिपीट नहीं चाहिए. तो ट्रेड यूनियन का सोल पर्पस क्या हुआ कि भाई वेजेस और सैलरीज जो है वो टाइमली हो एंड जस्टिफाइड हो. सेकेंडली, वर्किंग कंडीशंस, ह्यूमन वर्किंग कंडीशंस. सी, मैं यहाँ पे कोई एस कंडीशंस की बात नहीं कर रही हूँ. मैं यहाँ बात कर रही हूँ कि आम इंसान जिस तरह से काम कर रहा है ना, वो काम करने की कंडीशंस एटलीस्ट प्रॉपर हो ना, हाइजीनिक और ह्यूमन तो एटलीस्ट हो ही हो. एक डिसिप्लिनाइज सेक्टर हो ना, ऑपरेसिंग सेक्टर नहीं बने, वेदर इट्स फैक्ट्री, वेदर इट्स माइन, वेदर इट्स एनी एस्टेब्लिशमेंट. पर्सनल जो पॉलिसीज हैं आपकी, वो उस तरह की ना हो. बेसिकली एम्प्लॉयर्स की जो पर्सनल पॉलिसीज हैं, वो पॉलिसीज एक्सप्लॉइटेटिव नेचर की ना हो. बिकॉज देखो, वर्कमैन तो बेचारा मजबूर है, उसे काम करना ही करना है. तो ट्रेड यूनियंस ने ये इंटैक्ट किया कि भाई ये जो पॉलिसीज बन रही है ना, ये इनको बिल्कुल ब्लड सकिंग पॉलिसीज ना हो. कितना खून चूसने वाली कि भाई काम भी कराना है, पैसा भी नहीं देना है, ऑल दोस थिंग्स. वेलफेयरिस्टिक हो. एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन किस तरह से वर्क करना चाहिए फॉर अ सक्सेसफुल इंडस्ट्रियल सेटअप, वो कैसा हो. हम एक नेगोशिएटिंग मशीनरी बनाए. किसी हर चीज के लिए ना एक वाद विवाद हो भाई, है ना. एक बेसिकली टेबल हो, आप बैठिए, हम अपने पॉइंट सकते हैं, आप अपने पॉइंट सके, एक विन विन सिचुएशन पे आए हम. इंस्टेड के बिल्कुल ही जाते साथ ही स्ट्राइक कर देंगे, रिबेल कर देंगे, वो सब करने की जरूरत ही ना पड़े. हम आपस में बात करके, नेगोशिएट करके, एक थर्ड व्यू निकाल के सेफली साउंडली चीजों को हैंडल करें. फाइन, चल. अब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के कॉजेस क्या होते हैं? ये इतना जो मुद्दा, हम जो इश्यूज को डिस्कस कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, इनके कॉजेस दो तरीके से क्लासिफाई होते हैं. एक तो इकोनॉमिक और एक नॉन इकोनॉमिक. इकोनॉमिक कॉजेस आप नाम से समझ रहे होंगे, फाइनेंशियल कॉजेस की बात कर रही हूं बेसिकली मैं. फाइन, मॉनेटरी रिजेंबलिंग, वेजेस हो गई, बोनसेस हो गए, पर्क्स हो गए, इन सारी. लेकिन नॉन इकोनॉमिक कॉजेस क्या होंगे, इसका आंसर मुझे चाहिए काइंडली गाइस. यस, व्हाट वुड बी द नॉन इकोनॉमिक कॉजेस फॉर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट? हम्म. यस. एंड
नेक्स्ट एंड वेरी गुड एंड नहीं 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 नहीं, यहां रोकूंगी मैं आपको, वो इकोनॉमिक में चला गया आपका। वेजेस मॉनेटरी सब कुछ इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक की बात हो रही है यहाँ पे। यस। राइट। एक्सीलेंट। वेरी गुड। नॉन इकोनॉमिक, यस। वो इल ट्रीटमेंट में आ जाएगा, जिन्होंने भी अभी सेक्सुअल हेरासमेंट की बात की, वो इल ट्रीटमेंट के अंदर आ जाएगा बिल्कुल। ओके फाइन 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 फाइन, ऑसम। सी, दिस इज आई लाइक अबाउट द क्लास ना। बिल्कुल सही। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जितने भी वेजेस, बोनसेस, पर्क्स और पिक्यूनियरी कॉजेस हैं ना, मॉनेटरी कॉजेस हैं, वो सारे इकोनॉमिक के अंदर आएंगे। अब आता है आपका, सी पैसे से अलावा भी बहुत सी सिचुएशंस होती है ना। आप जहां काम कर रहे हो, बेसिकली वहां ट्रीटमेंट कैसा है आपका। सो इल ट्रीटमेंट ऑफ द वर्कमैन इज योर नंबर वन नॉन इकोनॉमिक कॉज। अपार्ट फ्रॉम दिस, अभी किसी ने फायर सेफ्टी के बारे में भी बात की थी। सेफ्टी हैजर्ड्स, यस भाई, जब वर्कमैन काम कर रहे हैं, एक फैक्ट्री एस्टेब्लिशमेंट है, हम ये सोच के रखते हैं कि समथिंग कैन गो साउथ ना, कुछ ऐसा हो सकता है जो कि डिस्टर्ब हो, तो आपके पास सेफ्टी हैजर्ड्स क्या है, दैट इज ऑल्सो देयर। उसके बाद किसी ने लॉन्गर वर्किंग आवर्स की भी बात की थी, वेरी गुड। आप ये नहीं कर सकते हो कि भाई 300 रुपए में अगले इंसान को 12 घंटे काम करवाओगे उससे, है ना। तो जो आपके वर्किंग आवर्स है वो भी सिस्टमेटिक होने चाहिए भाई, ह्यूमनली वर्किंग आवर्स होने चाहिए, ह्यूमन कैपेसिटी में होने चाहिए भाई। इतना मैं जो आप चार्ज कर रहे हो, इतने में इतने आवर्स होने चाहिए। आपकी हाइजीनिक ह्यूमन कंडीशंस वर्किंग की, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। जो वर्कर आपके 8 से 9 घंटे काम कर रहा है भाई, उसको हाइजीनिक सिचुएशन भी तो मिले। अब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एयर कंडीशंस एंड एवरी डैम थिंग, नो। आई एम बेसिकली टॉकिंग अबाउट ना, बेटर वॉशरूम, बेटर सैनिटरी एरियाज। सी वर्कर्स में हमारे यहाँ फीमेल्स भी हैं, मेल्स भी हैं, दोनों भी कंट्रीब्यूट करते हैं। बट किसी भी व्यक्ति को अगर आप 8 से 9 घंटे एम्प्लॉय करके रखे हैं और आपके यहाँ हाइजीन या सैनिटरी कंडीशंस नहीं है ना, तो यू आर बेसिकली आस्किंग हिम टू गेट सिक और हर्ट। फाइन। सो दीज आर नॉन इकोनॉमिक कॉजेज, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्चुअली होते हैं। हमें सुनने में और बात करने में बहुत ही माइनर लगता है कि यार इनको हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, बट बहुत सारी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज में ना ये डिस्प्यूट्स हैं, और ये बहुत बड़ा मेजर कंसर्न बने हुए हैं कि भाई इन सारे मुद्दों पे कोई बात क्यों नहीं कर रहा। एम्प्लॉयर्स भी इन चीजों को ध्यान नहीं देते कि क्या करना है, हम दे तो रहे हैं जो वेज देना है, वो हम रिक्वायर्ड वेजेस दे रहे हैं, बात खत्म। नहीं, बात नहीं खत्म। आप रिक्वायर्ड वेजेस दे रहे हैं, वो उनका राइट है भाई, वो काम कर रहे हैं इसलिए। बट उसके साथ साथ आपको ये सारे पॉइंट्स जो आप सभी ने यहाँ काउंट किए ना, ये सारे नॉन इकोनॉमिक कॉजेस को ध्यान रखना है इफ यू हैव टू अवॉइड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। बिकॉज एट द एंड ऑफ द स्टोरी होगा क्या, आपके वर्कर्स स्ट्राइक करेंगे, रिबेल करेंगे, आपका प्रोडक्शन हिंडर होगा, आपका उतना ही नुकसान हो जाएगा जितना आप पैसा अभी बचा रहे हैं। फाइन, चलिए। यस। यस, दैट इज द फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव। ये सारी कहानी उसी के लिए है कि भाई लेबर्स को राइट मिले, उनको हम सोशली और इकोनॉमिकली सिक्योर कर सकें। वेरी गुड, चलिए। अब अगर हम फंक्शंस पे बात करें तो अभी जैसे ही पॉइंट किया गया, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ इट्स मेंबर्स। अब जब हम टीएनसी अप्लाई कहते हैं ना, तो टर्म्स एंड कंडीशन में बहुत सारी चीजें आती हैं। ठीक है, ये उन सारी चीजें का समराइज वर्जन है कि भाई आप जो टीएनसी अपने कॉन्ट्रैक्ट में लगा रहे हैं ना, वो सब ही कॉपरेटिव होनी चाहिए ना, वन साइडेड नहीं होनी चाहिए। एम्प्लॉयर्स का बेनिफिट ही नहीं होना चाहिए, बेचारे एम्प्लॉयज को भी देख लो वो काम कर रहे हैं, राइट। सेकेंडली, नेगोशिएटिंग एंड सेटिंग टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रिम्यूनरेशन। ये जो रिम्यूनरेशन, हाँ जी, अब इसको यहां डिस्कस कर लेते हैं। अब वेजेस कैसे दी जाएंगी, ओके क्या अमाउंट रहेगा। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आप सभी से, ट्रेड यूनियन जो इतनी देर से हम डिस्कस कर रहे हैं, ये कौन सी लिस्ट का सब्जेक्ट है, क्या कोई हाईलाइट कर सकता है इस पॉइंट को। आर यू श्योर, आर यू श्योर। ओके, अगर आप कॉन्करेंट लिस्ट कह रहे हैं, तो बेयर प्रोविजन बेयर एक्ट में ना, इसके जो एनफोर्समेंट डेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश कर रही है, तो फिर आप इसे कॉन्करेंट लिस्ट में कैसे कह रहे हैं। हम्म।
हम्म। वेरी गुड, वेरी गुड। एंड एनी अदर ओपिनियंस? चलिए, एक मेरा जनरल क्वेश्चन है, सिंस आप सभी ने अपनी ओपिनियन शेयर की है यहाँ पे, डू टेल मी वन थिंग, आपको नहीं लगता ये स्टेट लिस्ट का मैटर होना चाहिए? सभी से मेरा ये जनरल डिस्कशन है ये, डोंट यू थिंक? अब क्यों होना चाहिए भाई? ऐसा थोड़ी ना होता है, मैंने कहा तो होना चाहिए तो होना चाहिए। नॉट बैड, नॉट बैड। ओके। हम्म। इट नीड्स टू बी इन कंकरेंट लिस्ट, फाइन। राइट, 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 राइट। इम्प्रेसिव यार, यू गाइस आर इम्प्रेसिव लिटरली। ना आप लोग जिस तरह से आंसर्स को एनालिसिस करके दे रहे हो ना, एक्सेलेंट। तो लेट मी रिवील द आंसर। फर्स्ट ऑफ फॉरमोस्ट, ये कॉन्करेंट लिस्ट का ही सब्जेक्ट है, ट्रेड यूनियन। दैट्स वाई सेंटर और स्टेट दोनों के पास पावर्स हैं, राइट। अब जो मैंने क्वेश्चन किया था, जिसको सभी ने डिविएट कर दिया, जिसका आंसर नहीं दिया गया, दैट आप अगर ट्रेड यूनियन एक्ट का बेयर एक्ट देखते हैं तो उसमें जो सेक्शन 1 है वहां दिया गया है दैट इट विल केम इनटू फोर्स एज सेंट्रल गवर्नमेंट विल अप्लाई, फाइन। तो यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट मेंशन किया गया है, इसका रीजन है, एनफोर्समेंट का रीजन ये है कि ऑल्दो यहाँ पे किसी ने पॉइंट आउट किया कि स्टेट स्पेसिफिक है मैम, सिचुएशंस अलग अलग स्टेट में होती हैं, इसलिए स्टेट्स को भी पावर दी गई है और सेंट्रल को भी पावर दी गई है। बट ऑन द वेरी पॉइंट ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हैंड है इस पे। क्यों? क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ जो लेबर लॉज है ना, वो 3 सिचुएशन से कैरी आउट होते हैं। वो 3 सिचुएशंस क्या हैं? अगर मैं बात करूं तो बेसिकली 3 लॉज हैं। 19(1)(c), your constitution, your trade union act 1926, your industrial dispute act 1947, and then you have your factories act and other subordinate act. Basically parent act कौन सा है आपका? इन सब में parent act कौन सा होगा? जस्टिफाई कीजिए। अरे नहीं नहीं नहीं, parent act। yes, 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 excellent. Parent Act is your Constitution 19(1)(c). तो आप कितने भी, अगर थोड़ा सा यहाँ मैं जूरिस का रेफरेंस दूंगी, परेशान मत होइएगा, आई एक्सप्लेन इट। बेसिकली हमारे लिए जो ग्रैंड नॉर्म है ना, एक सुपीरियर लॉ है, वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। आपके कितने भी सबऑर्डिनेट लॉज बनेंगे, उन सबको किससे अवॉइड करना पड़ेगा? कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली यू हैव टू गेट द अप्रूवल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको डिराइव जो पावर करोगे कहां से करोगे? कॉन्स्टिट्यूशन से। सो 19(1)(c) क्या देती है आपको? बेसिकली इट गारंटी सिटीजंस आर राइट टू क्रिएट एसोसिएशंस और यूनियंस, एज वेल एज गिव यू अ राइट नॉट टू बी इन एन यूनियन, है ना? दोनों ही होता है इसमें, whether you want to be in a union, whether you do not want to be in an union, right? So अब जितने भी ट्रेड यूनियन एक्ट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट है, फैक्ट्रीज एक्ट है, ये सारे एक्ट्स अपने आप को कॉन्फ्रेंस कहां से ले रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन से। तो पेरेंट एक्ट के तो अगेंस्ट ऐसा नहीं है कि कोई एक्स वाई जेड स्टेट कह देगी नहीं, हमारे जो हमने स्टेट एक्ट बनाया है ना, दैट इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम योर कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट, तो वो हो ही नहीं सकता। वाई? अल्ट्रा वायरस हो जाएगा। It is beyond their powers, right? That's why central government has the right to enforce it. However, it is a topic of, or basically it is a subject of concurrent list, and both having the power to establish laws in it. Clear? यहाँ तक बात सही है? हाँ जी, कोई डाउट्स, कोई क्वेरीज? चलिए, फाइन 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 फाइन, वेरी फाइन। अब हम बेसिकली फंक्शन से बात करते थे, थोड़ा सा डेविएट हो गए हम क्वेश्चन की वजह से, कोई ना। अब थर्ड फंक्शन पे हम आते हैं, इंप्रूविंग द स्टेटस एंड वर्किंग लिविंग कंडीशन ऑफ वर्कर्स। सिंपल बात है, जो कंडीशन बेसिकली एग्जिस्टिंग कंडीशन को हमें एक प्रॉपर ह्यूमन कंडीशन में कन्वर्ट करना है, इकोनॉमिक और सोशल इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना है ऑफ इट्स मेंबर्स। यहां पे बेसिकली फंक्शंस, इंट्रोडक्शन और हिस्टोरिकल पार्ट पे हम क्लियर किया। अभी हम प्रोविजंस पे नहीं है, मैं आपको सभी बता दूं, अभी हम प्रोविजन पे नहीं आए हैं, हमने बेयर एक्ट अभी उठाया नहीं है, और बेयर एक्ट के बिना कोई भी एक्ट को स्टडी करने का पर्पस अधूरा रह जाता है जब तक आप उसके बेयर प्रोविजंस को नहीं देखेंगे। चलिए, अब जब हम डिटेल्ड हिस्ट्री की थोड़ी सी बात करें, अगर
ठीक है, हमने अभी आपको बेसिकली 20th सेंचुरी के टाइम में डिस्कस किया था कि हुआ क्या था, बेसिकली एक फ्रंट फुट दिया था। अब अगर हम ऑर्गेनाइज्ड लेबर स्ट्रगल्स या लेबर मूवमेंट्स की बात करें, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लेबर कमीशन एग्जाम्स के लिए भी, तो ऑर्गेनाइज स्ट्रगल्स में कहां कहां हमको मिलता है देखने के लिए लेबर मूवमेंट। आप बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन, जिसको हम सबसे फ्रंट फुट में डील किए थे, जो कि 1890 में फॉर्म हुआ था, ठीक, ये हमने डिस्कस किया। इसके साथ अर्ली मूवमेंट्स क्या क्या हुए, ये सारे आपको मैं आपको एग्जाम पर्पस के लिए भी क्लियर कर दूं। यू डू नॉट गो टू वेरी डेप्थ इन दीज मूवमेंट्स, किस मूवमेंट में क्या हुआ था, बट यू नीड टू बी वेरी श्योर कि आपको हर मूवमेंट का एक ग्लिम्स पता है ना। और साथ में ईयर्स, ये चीज मत मिस कीजिएगा, है ना, कितना भी बोरिंग हो जाए बट हर मूवमेंट का, हर स्ट्राइक का आपको ईयर क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल प्रिंटर स्ट्राइक जो कैलकाटा में हुई थी 1905 में, रेलवे वर्कर स्ट्राइक जो 1907 में हुई थी, एंड ग्रेट बॉम्बे टेक्सटाइल स्ट्राइक जो 1918 में हुई थी। इसके बाद जो इन्फ्लुएंशियल सोशल रिफॉर्मर्स रहे हैं, इनके नाम भी उतने ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए, जो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं। तो बेसिकली सौरभजी शाहपुर जी बेंगाली, जिन्होंने फैक्ट्री रिफॉर्म्स को एडवोकेट किया, बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने वर्कर्स की डिमांड को बॉम्बे के अंदर ही बेसिकली सपोर्ट किया, महात्मा गांधी जी, जिन्होंने लेबर राइट्स पे और नॉन वायलेंट मेथड पे हमेशा से वो बोलते आए हैं, राइट। देन लाला लाजपत राय, जो कि आपके फाउंडर थे एआईटीयूसी के। ये आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए, ओके, फॉर एनी एग्जाम सपोर्टिंग दीज एक्ट्स। चलिए, अब एआईटीयूसी जिसको हमने डिस्कस किया था, इसका मेजर एम क्या था, अगर कोई मुझे वन लाइन में ब्रीफ करना चाहे, द स्टेज इज ऑल योर्स। यस, one on one, guys, one on one. Yes. हम्म, अरे ये भी डिटेल्ड हो गया, एक लाइन में बिल्कुल मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर। यस, एंड वेरी गुड, एक्सेलेंट। और ग्रेट, यस, ये आई वॉज वेटिंग फॉर द वर्ड यूनिफाइड, यूनाइट, प्लेटफॉर्म, वेरी गुड, गो ऑन, कीप ऑन गोइंग। यस, अरे देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास यार, मुझे तीन चार नहीं, आई नीड मल्टीपल आंसर्स। Yes, not bad. Yes, not bad. See, yes, very good, very good. Excellent contribution of the students. Yes, continue. Well, we can definitely say that. Definitely say that. Yes. चलिए, बहुत बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, मजा ही आ गया। देखिए, सबसे पहला एआईटीयूसी का फंक्शन क्या था ना, सब सब हटा दो, एक प्लेटफॉर्म और एक यूनिफिकेशन। देखिए, बहुत सारी जगह ना यूनियंस बनना शुरू हो गई थी, बट वही बात है, जब तक हम फिस्ट में कन्वर्ट नहीं होते हैं ना, मुट्ठी बनती है तभी पावर आती है। उनका ये मेजर आपको फंडा था समझाने का कि आप लोग जब तक यूनाइट नहीं होगे ना, कोई नहीं सुनने वाला। सिर्फ ब्रिटिशर्स तो बैठे थे ऑपरेस करने को, उनके लिए ट्रेड यूनियंस वाली चीज तो बहुत बड़ी आफत थी, गले का फंदा था। बिकॉज राइट्स की बात जहां शुरू हो रही थी, वहां ऑपरेसर्स ऑपरेसर्स जो आपके एम्प्लॉयर्स है ना, उनको बड़ी समस्या आने लगी थी। तो सबसे पहले एआईटीयूसी ने कहा कि देखो, अपने अपने एजेंडे साइड में रख दो, आप यूनिफाइड होके आइए, साथ में आएंगे तो कोई बात सुनेगा भी, अन्यथा कोई नहीं सुनने वाला। पहली चीज। दूसरा, उन्होंने कहा कि भाई अब ये प्लेटफॉर्म मिल गया आपको, अब अपने हम लेबर राइट्स किससे डिमांड करेंगे, अपनी इस कॉलोनियल ब्रिटिश गवर्नमेंट से, ठीक है। और लास्टली, हमें राइट्स डिमांड करने का पर्पस क्या है कि हम जो है, जितना एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है ना, उसको हमें कट आउट करना है। हो गया, खत्म, बस हो गया बर्दाश्त, इतना एंड्योर करना था, हमने कर लिया है। अब टाइम आ चुका है टू रेज आवर वॉइस आफ्टर बीइंग यूनिफाइड।
ठीक, ये AITUC का रोल था। अब इसका रिस्पॉन्स क्या था? ऐसा जैसे प्ली लगाते हैं हम, रिटन स्टेटमेंट आता है ना, वैसा ही कुछ यहाँ पे भी हुआ। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ना लेबर मूवमेंट्स के लिए अब रिस्पॉन्स किया। अब हम सब जानते हैं उनका रिस्पॉन्स कैसा होने वाला है। बेसिकली जितनी भी स्ट्राइक्स चल रही थी उनको वायलेंटली क्रश किया गया ना, फोर्स यूज करके, कि एक की आवाज दबा दो बाकी अपने आप शांत हो जाएंगे। तो वायलेंटली उन्हें क्रश किया गया। यूनियन जितने भी लीडर्स थे, जितने भी प्रोमिनेंट लीडर्स जिनके नाम अभी हमने पढ़े हैं, उन सबको अरेस्ट किया गया, ब्लैकलिस्ट किया गया। ठीक है, ट्रेड यूनियंस को एंटी गवर्नमेंट घोषित कर दिया गया, है ना, ऐसा डिसेंट की जगह ही नहीं है। तो ट्रेड यूनियंस को एंटी गवर्नमेंट हमने एक्सप्लेन कर दिया कि भाई नहीं नहीं, आप तो जो है वो बिल्कुल ही अलग ही जा रहे हैं। ठीक, लेकिन 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 लेबर प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुई। ये इम्पैक्ट था AITUC का, कि हमने जब यूनिफिकेशन की बात की ना, कि आप वायलेंटली क्रश करो, भाई हम तो यूनिफाइड खड़े हुए हैं। 1920 की रेलवे स्ट्राइक अगर आप याद करें, बेसिकली आपने इसको सबसे पहले 11th या 12th में पढ़ा होगा। ओके, अगर ह्यूमैनिटीज के यहाँ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं तो 11th 12th में इसका जिक्र बहुत हुआ है कि जो 1920 की रेलवे स्ट्राइक थी ना, मतलब देश हिल गया था, ये मान के चलिए, बहुत बड़ी स्ट्राइक थी ये। बिकॉज रेलवे का रुक जाना यानी पूरे देश का रुक जाना ना, मूवमेंट रुक जाना कहीं से भी, आपका फ्रेट, आपके कैरेजेस, आपका पैसेंजर्स, हर कोई परेशान हो गया था। तो लेबर प्रोटेस्ट जो 1920 का रेलवे स्ट्राइक था वो रिकमेंडेबल स्ट्राइक थी। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे ILO भी एक्टिव थी। ये सारे डिस्कशन में ना कहीं इंडियन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने भी इन्फ्लुएंस किया। ठीक है, उन्होंने भी बेसिकली एक प्रेशर क्रिएट किया कि जहां पे इस तरह का बेसिक ऑपरेशन हो रहा है या सप्रेशन चल रहा है ना, और उसके बाद इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स जो कि प्रोमिनेंट लीडर्स थे, जो कि बेचारे अरेस्ट नहीं हुए थे, बेसिकली उन्होंने भी प्रेशर बनाया और ब्रिटिश गवर्नमेंट बेचारी फोर्स हो गए, है ना, ऐसा लीगल प्रोविजन और ट्रेड यूनियन एक्ट लाने। ठीक है, चलिए, तो यहां पे ये पास हुआ। आपका फीचर्स हमने देखे थे, लीगल रिकॉग्निशन मिल गया, ठीक है, प्रोटेक्शन मिल गया, हम उस बात को दोहराएंगे नहीं 10 बार, सेम फंडा है। हमने यूनियन फंड्स का रेगुलेशन भी शुरू किया। देखिए, कोई यूनियन, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप इस वाले पॉइंट को देखिए, रेगुलेशन ऑफ यूनियन फंड्स। ठीक है, जितनी भी ट्रेड यूनियन थी ना, उनको प्रॉपर अकाउंटिंग करनी थी, और अकाउंटिंग करने के बाद अपनी एनुअल रिपोर्ट्स भी सबमिट करनी थी। कि भाई ऐसा है कि जो भी आपका मैनेजमेंट है, मॉनेटरी मैनेजमेंट है ना, फंड का जो मैनेजमेंट है, उसका रिपोर्ट भी आप सबमिट कीजिए, क्योंकि आपके जो फंड्स है ना वो लीगल पर्पस के लिए यूज होने चाहिए। इन फंड से जो है वो अदरवाइज इलेजिट पर्पस फुलफिल नहीं होने चाहिए। जैसे कि जो वर्कर वेलफेयर की हम इतनी देर से बात कर रहे हैं हम सभी, वो वर्कर वेलफेयर के ही लिए आपके फंड्स इस्तेमाल होंगे। ऐसा नहीं है पार्टी फंडिंग हो रहा है शुरू, ये सारी चीजें के लिए बात नहीं कर रहे। दैट्स वाई हमने यूनियन फंड्स के जो रेगुलेशन, रजिस्ट्रेशन पे ध्यान भी दिया था। ट्रेड यूनियंस की राइट्स एंड लायबिलिटीज की ये डॉक्यूमेंट बेसिकली हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में है। आपको जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो आप अपनी लैंग्वेज के हिसाब से आराम से इसको अपनी लैंग्वेज पे आराम से पढ़ भी सकते हैं और नोट्स भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राइट्स एंड लायबिलिटीज से जब हम ट्रेड यूनियंस की बात करते हैं तो वेजेस को नेगोशिएट करना, ठीक है, वर्किंग कंडीशन, बेनिफिट्स, ये सारे कीवर्ड्स हैं जो मैं बार बार ना रिपीट कर रही हूँ। इन कीवर्ड्स को ध्यान रखिए तो यू विल गेट द एंटायर एक्ट। सेकेंडली, सपोर्ट पॉलिटिकल मूवमेंट्स। अब उस 1926 की बात चल रही है, पॉलिटिकल मूवमेंट्स भी थे उस टाइम पे, ठीक है। यूनियंस वर नॉट लायबल फॉर लॉसेस ड्यूरिंग स्ट्राइक्स, ये भी ध्यान रखिए। ओके, अगर आपकी स्ट्राइक लीगल है तो स्ट्राइक के दौरान जो नुकसान हो रहे हैं उसके लिए यूनियन जिम्मेदार नहीं है। अब बात वहीं आ जाती है, आप सवाल पूछो उससे पहले मैं जवाब दे दूं कि मैंने पहले ही कह दिया कि स्ट्राइक लीगल होनी चाहिए, ठीक है। अननेसेसरी इलीगल स्ट्राइक्स पर जो नुकसान होंगे उसकी भरपाई आप ही करेंगे, यूनियन ही करेगा। अब इन सारी कहानी का इम्पैक्ट क्या हुआ, तो चलिए, लेबर मूवमेंट स्ट्रेंथन हुआ, ठीक है। वर्कर्स अपने आप एंकरेज हुए कि यार अगर हमारे राइट्स की कोई बात कर रहा है तो चलो यूनियन में फॉर्म हो जाए, ठीक है ना, उनका सेल्फ एंकरेजमेंट आ गया। देन सेकेंडली, इट प्रोवाइड लीगल फ्रेमवर्क फॉर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। आपके जितने भी कॉजेज और इश्यूज हैं, फाइन, उनके लिए आपको प्लेटफॉर्म मिल गया कि यहाँ आके बात कर लो भाई, जो भी है, और सारे लेजिट ही होने चाहिए भाई, हम जो बात कर रहे हैं वो सब लेजिट ही होना चाहिए, लीगल ही होना चाहिए, है ना। उसके बाद इससे एक ट्रेड यूनियंस का ग्रोथ भी शुरू हुआ, ठीक है। इस एक्ट ने ना ट्रेड यूनियन का एक मैसिव ग्रोथ भी शुरू किया। मतलब धीरे धीरे 1930 तक हमारे पास 150 रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस हो गई। 1926 में ये एक्ट आया था, सोच लीजिए 4 साल में हमारे पास लगभग 150 रजिस्टर्ड यूनियंस हो गई। फ्यूचर लेबर लॉज के लिए जगह मिल गई हमको, जो आने वाले लेबर लॉज, इसमें आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, फैक्ट्रीज एक्ट है, मिनिमम वेजेस एक्ट है, इन सब के लिए हमारे लिए रास्ता खुल गया।
ठीक है, अब को यहां तक बात क्लियर हो रही है? कोई परेशानी समस्या किसी को? हेलो? ओके फाइन। गाइस दोबारा बोलने पे ही आंसर मिलेगा मुझे, मतलब पहले बार में नहीं देंगे आप आंसर, ऐसा सोच के बैठे हैं अपन, चलिए कोई ना। ओके फाइन फाइन फाइन। अब अमेंडमेंट्स कुछ हुए हैं क्या, तो देख लेते हैं। ट्रेड यूनियन एक्ट में टाइम एंड अगेन कुछ कुछ अमेंडमेंट्स होते जा रहे हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, आई गेस स्टूडेंट्स अगेन एट 5:40 गाइस यू आर ट्राइंग टू ज्वाइन ना, जस्ट अ सेकंड। ओके दिस इज क्लास वन, आई एम अकोमोडेटिंग ऑल एवरीवन टुडे ना, सेकंड क्लास से ना थोड़ा सा रूल स्ट्रिक्ट होंगे, बिकॉज रिदम टूटता है क्लास का। 1947 का अमेंडमेंट हुआ जिसने बेसिकली प्रोविजंस को और स्ट्रेंथन किया स्ट्राइक के मामले में, बिकॉज स्ट्राइक जो मुद्दा है ना वो कॉम्प्लिकेटेड है, स्ट्राइक से नुकसान भी होता है। तो 1947 में अमेंडमेंट हुआ जिन्होंने स्ट्राइक के रिलेटेड प्रोविजंस को स्ट्रेंथन किया। 2001 के अमेंडमेंट ने आपके मेंबरशिप के रिगार्डिंग बात की, अभी जब बेरेक्ट खुलेगा आपके सामने तो हम मेंबरशिप की बात भी करेंगे। आज ट्रेड यूनियंस जो हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं सारे ही वर्कर्स के राइट को प्रोटेक्ट करने में, उनको इकोनॉमिक सिक्योरिटी देने में, ठीक है। लेकिन लेकिन हर चीज का ऐसा सब कुछ सनशाइन और रेनबोज नहीं होता ना, दुनिया में सब कुछ अच्छा अच्छा नहीं है, कुछ एक बैकड्रॉप भी था। जब कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर वाला सिस्टम आया ना, तो यूनियंस का इंपॉर्टेंस थोड़ा सा डाउनफॉल में गया, ठीक है। जैसे ही इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, एलपीजी पॉलिसी जो आई थी 1990s की, तो उसके थ्रू भी यूनियंस को दिक्कत हुई। ऑटोमेशन रिड्यूसिंग इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स डिपेंडेंस, इस लाइन को कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा वन ऑन वन? ऑटोमेशन, यस। फाइन एंड ग्रेट एंड यस, डजेंट मैटर किसी ने पॉइंट बोल दिया हो आप रिपीट कर सकते हैं, लेकिन बोलिए जरूर, मोनोलॉग नहीं चाहिए मुझे क्लास में। हम्म। स्टूडेंट्स, ओके फाइन, मैन पावर रिडक्शन। हम्म। फाइन ग्रेट। भाई बहुत चिंता है भाई, क्यों नहीं आंसर कर रहे हैं? चलिए दैट्स इट, फाइन। तो बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स का रिडक्शन और मशीनरी का इन्फ्लुएंस, तो ऑटोमेशन है ना, जब वर्कफोर्स ही कम होगा तो काहे की यूनियन, है ना। तो ये जो 3 पॉइंट्स है ना, उससे यूनियन का इंपॉर्टेंस डिक्लाइन हुआ, ओके। लेकिन आज यूनियन कितने सेक्टर में इंपॉर्टेंट अभी भी हैं देखा जाए तो, मैन्युफैक्चरिंग, गवर्नमेंट जॉब्स यहां तो बहुत ही ज्यादा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ओहो, और बैंकिंग, ये वो सारे सेक्टर्स हैं जहां पे यूनियंस का आपको रोल आज भी देखने को मिलेगा। अखबार उठा लीजिए अगर मेरी बात पे भरोसा ना हो आपको अगर तो। चलिए, यस यस यस, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज कंस्ट्रक्शन सेक्टर, लेकिन यहां पे मैंने एक पॉइंट आपको रखा था, कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर में कहा। यस यस यस। आएगी ना, बट यस बिल्कुल सही है, ऑटोमेशन जब था तो अभी ये सिचुएशन आई। अब एआई का थ्रेट जो है ना, ये ऑल्दो थोड़ा सा हम साइडलाइन हो गए, बट हाँ हम साइडलाइन नहीं, हम डिस्कशन में ही आ रहे हैं। एआई का जो थ्रेट है वो सबसे बड़ा ये है कि इट विल रिड्यूस योर मैन पावर, फाइन। आपका जो ह्यूमन रिसोर्स को रिडक्शन मतलब अनएम्प्लॉयमेंट, बट ये बात हर कोई जानता है दैट नॉट एवरी सेक्टर कैन डायरेक्टली रिलाई ऑन एआई, हर सेक्टर के लिए एआई नहीं है, आगे जाके हो सकता है, बिकॉज एज वी स्पीक हम जब बात कर रहे हैं देयर इज कंटिन्यूअस आर एंड डी गोइंग ऑन, देयर इज कंटिन्यूअस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, देयर इज कंटिन्यूअस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, बट स्टिल देयर आर पीपल हु आर अपग्रेडिंग देयर स्किल्स एज वेल। देयर आर पीपल, बेसिकली आप लोग कर क्या रहे हैं, वो आप जो हमारा बडिंग फोर्स अब जो एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है, कमिंग एएलसी की वैकेंसी के लिए जो आपका ये फोर्स जा रहा है, दिस इज अपडेटेड, इसको एआई भी पता है, ओके इसको पता है ऑटोमेशन से क्या नुकसान हो रहा है वर्कफोर्स का। सो बेसिकली आप उनके राइट्स के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, एंड दिस इज द प्रॉब्लम एंड यू गाइज आर द सॉल्यूशन, दैट्स व्हाई यू गाइज आर स्टडिंग, राइट? यस, राइट।
यस सर, बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल, बट एआई को चैनलाइज कौन करेगा? एआई को चैनल, यस एग्जैक्टली। ये हाँ। हम्म। हम्म। यस सो यस राइट। हम्म। काइंडली इंक्रीज द वॉल्यूम मैम, काइंडली इंक्रीज द वॉल्यूम, यस। हम्म। राइट, नॉट बैड। Not bad, not bad, exactly. Any more opinions? Yes, 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 definitely. Yes. Continue, continue. Yes, very good. Very good, excellent. Yeah, you guys have great opinions there. Great opinions. Commendable, yes. Hmm. Very good. Hmm. Very good. Very good. Nice. And ve- very nice. Any more opinions? Yes, I'm enjoying this class, literally. Okay. Right? Yes, yes, yes. 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 Fine. Hmm. Okay, fine. Not bad at all. And any more opinions? Guys, the floor is open. Yes. Are there any sectors in forming trade unions is not allowed? What do you think of it? Are there? Actually, guys, yes, yes. I'll just kindly mute yourself. आपका जो आईटी सेक्टर है ना, अब यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही हूँ अलाउड नहीं है, बट आईटी सेक्टर में अभी यूनियन सिस्टम इतना फॉर्म नहीं हुआ है। आईटी सेक्टर में अभी यूनियन सिस्टम ना इतना ट्रेंड में नहीं आया एल से। तो बहुत से सेक्टर्स हैं जो आज अनटच्ड हैं अभी भी। 2025 में मैं बात कर रही हूँ। देर आर मल्टीपल सेक्टर्स जहां पे अभी भी अनटच्ड है यूनियन सिस्टम सेटअप। दो रीजन हो सकते हैं, या तो वर्क फोर्स इतना इन्वॉल्व नहीं है ना, वर्क फोर्स इतना इन्वॉल्व नहीं, अभी उसके आपको कंडीशंस पता चलेंगे जैसे ही हम एक्ट पे आते हैं। दूसरा, रिक्वायर्ड ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं है। दोनों ही रीजन हो सकते हैं। तो बहुत से, और आईटी सेक्टर में अभी बात चल रही है। आईटी सेक्टर बेसिकली इज डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स कि भाई यहाँ पे हो, तो बहुत से सेक्टर्स हैं जो कि अनटच्ड रह गए हैं। अब अलाउड नहीं है वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, हाया ही नहीं है, ठीक है, बट देयर आर चांसेस कि आ सकता है। तो ये कंडीशन है, वैसे ऐसा कोई सेक्टर नहीं है, बिकॉज 19(1)(c है ना आपके पास, क्यों भूल जाते हो? 19(1)(c ने पावर दे रखी है ना।
तो आईटी सेक्टर्स और बहुत से यस अभी प्राइवेट सेक्टर्स भी बहुत से ऐसे हैं। सी हर जगह का लेकुना एक प्राइवेट सेक्टर आ रहा है निकल के। मैं अगर जनरल डिस्कशन कर रहे हैं। वेरी गुड, एक्सेलेंट। एंड यस। हम्म। यस, आपका आपके सवाल में ही आपका जवाब है दैट बिकॉज मिलिट्री और डिफेंस ये ऐसा ऐसा एरेना आ जाता है ना जहां पे कॉन्फिडेंशियलिटी भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाती है। वहां पे ट्रेड यूनियंस का डिस्कशन नहीं हो रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? हेलो? यस yes yes not yet but always see there's always a scope। हम लॉ क्या होता है ना, हम मैं आपको फिर थोड़ा सा जूरिस्ट से कनेक्ट करूंगी। आई एम सो सॉरी गाइस बट जूरिस्ट कनेक्ट करे बिना हम लॉ को समझते नहीं हैं। लॉ ना इज ऑलवेज इन डायनेमिक नेचर बेटा। वाई डायनेमिक? क्योंकि ये यस लिविंग लॉ, राइट, एक्सेलेंट। बिकॉज लॉस ना स्टेगनेंट। यस यस right, law is logic and law is basically moving with you। yes yes continue। हम्म हम्म okay why not bad, not bad at all, yes। गाइस डेकोरम 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 प्लीज प्लीज। हम डेकोरम नहीं खराब होना चाहिए। मेरी क्लास में डिस्कशन होगा, डेकोरम खराब नहीं होना चाहिए भाई प्लीज, है ना। मुझे वो ऑल म्यूट सिस्टम पसंद नहीं है, कैसे बच्चों को चुप करके बिठा दो, है ना। तो प्लीज अपने व्यूज शेयर कीजिए, नो इश्यूज विद दैट, बट है ना इन अ क्लास डेकोरम। तो चलिए टू आंसर योर क्वेश्चन, मिलिट्री साइड पहली बात ये है कि लॉ डायनामिक है, इट इज मूविंग, ओके। लॉ लॉजिक भी है, इट इज स्टिल, बट ये एक चीज है जो कि आप सब एग्री करेंगे, ये स्टेगनेंट नहीं है, ये रुका नहीं है। पानी एक जगह रुका रहता है ना तो वो भी स्मेल करने लगता है। लॉ आपका सोसाइटी के साथ मूव कर रहा है, अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे पास नए अमेंडमेंट्स नहीं आते, राइट। तो देयर इज ऑलवेज स्कोप। अब मिलिट्री का जो क्वेश्चन था ना, क्या मैं शुभ नाम जान सकती हूँ आपका जिन्होंने क्वेश्चन पूछा? ओके दिव्या। दिव्या, मिलिट्री के ट्रेड यूनियन में ना हम स्ट्रेट जैकेट में ये नहीं कह सकते आपसे कि अलाउड नहीं है, बट रिस्ट्रिक्शंस काफी है, मतलब लिमिटेशन आई शुड से। लिमिटेशंस बहुत है दिव्या। क्यों? रीजन है उसका। एग्जैक्टली, बेसिकली यस यस। बेसिकली मिलिट्री एंड डिफेंस, मैं अगर इसको लॉ एंड ऑर्डर के उसमें समअप करूं, तो आपका जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का सिनेरियो है ना, वहां पे हमने इसको रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, लिमिट कर रखा है। अब आप सोचो पुलिस ऑफिसर्स अगर चले गए स्ट्राइक पे तो क्या होगा, राइट? यस दिव्या जी। यस। जी। यस बट मैंने क्या कहा, अभी हमने डायनामिज्म की बात की ना। अब आप कहो कि आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता पे यू कैन नॉट पॉइंट इट आउट, व्हाई? यस बट विद द स्कोप के ऑब्वियस ही बात है कि लॉ डायनेमिक है।
आज हम जो डिस्कशंस कर रहे हैं, अभी आपका एग्जाम बेसिकली आया नहीं है ना, तो देयर आर चांसेस कि बिटवीन 1 और 2 मंथ यू विल हैव द नोटिफिकेशन। ओके, प्रोबेबिलिटी पे बात कर रहे हैं हम। इन द मीन टाइम देयर कैन बी एन अमेंडमेंट एज वेल, इसलिए मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ, ओके, और मेरा सजेशन भी है ये, दैट मेक श्योर ना यू गाइज गेट अपडेटेड विद द अमेंडमेंट्स। वी आर इन क्लास, ऑब्वियसली वी आर डूइंग दैट, बट इन अ डेली बेसिस ना कहाँ पे क्या अमेंड हो रहा है, ऑल दो वो एक्ट माइट भी आपके कोर्स का ना हो, ऐसा कोर्स रिस्ट्रिक्टिव मत रहिए कि भाई जो इसका है वही पढ़ूंगी फिर तो मैं आंखें बंद करूंगी, वो काम मत कीजिए। बी वेरी मच अवेयर अबाउट द लीगल डेवलपमेंट्स। गाइस काइंडली म्यूट योर माइक, काइंडली म्यूट योर माइक, मुझे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ना रिदम खराब करता है मेरा, तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि अमेंडमेंट्स ना इन द फोर्टनाइट हो सकता है, तो ऐसा ब्लिंक ऑफ एन आई अगर अमेंडमेंट आ जाते हो और आप मिस करते हो ना, तो वो एक बहुत बड़ा आपके लिए लूप होल बन जाएगा इन योर वे ऑफ सिलेक्शन। क्लियर? बेरट की तरफ चले यहां तक? यस 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 भाई सेक्शन 1 कहाँ जाएगा? चलिए बेयर प्रोविजन उठा ही लेते हैं हम। ये रहा आपका ट्रेड यूनियंस एक्ट। फाइन, मेरी स्क्रीन बिल्कुल है? यस, ओके। तो सबसे पहले हम मार्क कर दें, ये क्या है जरा मुझे हाईलाइट करके बता दीजिए भाई, क्या कहेंगे इसको? हाँ हाँ, नहीं, यस, ऐसा ऐसा सबने ऐसा मतलब 25 मार्च 1926, वेरी गुड। हाँ, इनेक्टमेंट, ये 27 किसने कहा? कौन था? अच्छा, एनफोर्समेंट, हाँ एनफोर्समेंट इज फाइन, एनफोर्समेंट इज फाइन। इनेक्टमेंट इज 25 मार्च 1926, वेरी गुड, फाइन, चलो, यस, चलिए बहुत बढ़िया। अब आ जाइए जरा बेसिकली आपके बेयर प्रोविजन के स्ट्रक्चर पर। देखिए एक बात ध्यान रखिए, आप नोट्स पढ़ लीजिए, सब कुछ पढ़ लीजिए, बट जब आप पर्टिकुलर एक्ट को पढ़ो ना, हमेशा उसके बेयर एक्ट से पढ़ो। बेयर एक्ट जब आप एक बार थॉरो कर लेते हो ना, फिर आप उसके बाद लैंडमार्क केसेस और ये दुनिया जहां की चीजें, इट्स फाइन, बट बेयर एक्ट का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ओके, आप में से बहुत सारे लॉ फील्ड के भी होंगे यहाँ पे, ओके, कुछ नॉन लॉ फील्ड के भी हो सकते हैं। ध्यान रखिए किसी भी एक्ट को पढ़ने से पहले ना, उसकी एक थ्योरी आपने समझ ली, बढ़िया है, उसके बेयर प्रोविजन का जो ये स्ट्रक्चर होता है ना, ये इंडेक्स, आई शो दिस, देखिए ये जो इंडेक्स है ना, सबसे पहले इंडेक्स याद करना आपका एक फर्ज या दायित्व होना चाहिए। इंडेक्स एक बार याद हो गया, समझ लीजिए 50% ऑफ द एक्ट इज डन। बिकॉज अगर इंडेक्सिंग बेस्ड जब क्वेश्चंस आते हैं ना, तो फिर हम सोचते हैं यार याद तो किया था, याद नहीं आ रहा यार, फोर्थ सेक्शन में क्या था, और ये रैंडम क्वेश्चंस आ जाते हैं। कभी भी कोई भी पेपर हाई एंड माइटी नहीं बनता, हमेशा मॉडरेट लेवल पे जाता है। देयर आर सिचुएशन एंड एक्सेप्शंस, अपवाद होता है कि कभी कोई मॉडरेट से ऊपर चला जाए, बट इंडेक्सिंग के क्वेश्चन ना आए ऐसा होता नहीं। तो सबसे पहला आपका काम होना चाहिए कि ये जो 1 to 30 के सेक्शंस हैं आपके, 1 to basically 33, इनको ना इंडेक्स के हिसाब से रट लीजिए, रटोफाई। अब समझने का काम बाद में, सबसे पहले इंडेक्स डन होना चाहिए। कि अगर मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे पूछूं कि सेक्शन नंबर 4 क्या है या सेक्शन नंबर 7 क्या है, तो मेरे पास ऐसे जैसे आज आंसर्स आए हैं ना, ऐसे आंसर्स आने चाहिए। तो उससे क्या होगा ना, यू आर बेसिकली इंश्योरिंग योर कॉम्पिटिशन। आप यहाँ पे अपना कॉम्पिटिशन माइनस करते जा रहे हो कि भाई आदत जिन्होंने याद नहीं किया वो तो हट जाएंगे ही। तो मेक श्योर इंडेक्सिंग आपकी प्रॉपर हो। अब चलते हैं जरा हम चैप्टर 1 की तरफ, प्रिलिमिनरी की तरफ। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926, एक्सटेंड होल ऑफ इंडिया। ठीक है, अब ये बात थी, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो ये था जो मैंने स्टार्टिंग में पूछा था, इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट। वो डेट क्या है? यस, आंसर, एनफोर्समेंट। यार इतनी बात तो बोल, रॉन्ग। यस 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 यस, एक्सेलेंट। आपको ये कहां मिलेगी देखने को? यहाँ पे, 1 जून 1927। ये चलिए, अब सबसे पहले जो पूरे एक्ट को जाने से पहले ना, इसका डेफिनेशन क्लॉज, और हाँ डेफिनेशन क्लॉज होता है कॉम्प्लिकेटेड, आई ऑल्सो नो दैट, है ना। डेफिनेशन क्लॉज कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन डेफिनेशन क्लॉज आपको हेल्प भी बहुत करता है, क्योंकि पर्टिकुलर वर्ड को पर्टिकुलर पूरे एक्ट में क्या समझा गया है, दैट टेल्स
यू द डेफिनेशन क्लॉज, बेसिकली इसको डिफाइन आपका डेफिनेशन क्लॉज करता है। तो जरा देख ले जाए हम फटाफट से। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है यहाँ पे? एग्जीक्यूटिव मीन्स द बॉडी बाय वॉट एवर नेम्ड कॉल्ड टू विच द मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ अ ट्रेड यूनियन इज एंट्रस्टेड, उसको हम एग्जीक्यूटिव कहेंगे। दूसरा, ऑफिस बेयरर कौन होता है? कौन है व्यक्ति जो ऑफिस बेयरर है? अगर ट्रेड यूनियन के केस में हम बात करेंगे तो यहां पे इट इंक्लूड्स एनी मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव बट डज नॉट इंक्लूड एन ऑडिटर। इसको ध्यान रखिएगा, यही है क्वेश्चन आपका। ऑफिस बेयरर में बेसिकली एनी मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव बट ऑडिटर शामिल नहीं होगा। सेकेंड, प्रिस्क्राइब्ड यानी जो इस एक्ट के रेगुलेशंस मेड अंडर दिस एक्ट उसके थ्रू प्रिस्क्राइब्ड है। रजिस्टर्ड ऑफिस क्या होगा आपका? इट मीन्स दैट ऑफिस ऑफ अ ट्रेड यूनियन विच इज रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट एज द हेड ऑफिस देयर ऑफ, उसको आप रजिस्टर्ड ऑफिस कहेंगे। रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन जो इस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है। रजिस्ट्रार कौन है? रजिस्ट्रार आपको 2F में बताया गया है, रजिस्ट्रार ऑफ अ ट्रेड यूनियन अपॉइंटेड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 3 and includes any additional or deputy registrar of trade union। रजिस्ट्रार बेसिकली सेक्शन 3 में, जो 3 से 9 का आपका पूरा ब्लॉक है, उसमें जो सेक्शन 3 में हमने बताया गया है वो आपके रजिस्ट्रार होंगे। इसमें हमने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है कि एडिशनल और डेप्यूटी रजिस्ट्रार इंक्लूडिंग है। ट्रेड यूनियन के रिलेशन में द रजिस्ट्रार अपॉइंटेड फॉर द स्टेट इन विच द हेड और रजिस्टर्ड ऑफिस एज द केस मे बी ऑफ द ट्रेड यूनियन इज सिचुएटेड। ये सारे जो एक्सप्लेनेशन दिए गए ना आपको 1, 2 and 3, ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, बेसिकली 1 and 2। सो रजिस्ट्रार ऑफ अ ट्रेड यूनियन जो कि सेक्शन 3 में अपॉइंट किया गया, एडिशनल और डेप्यूटी को जोड़े। जब आप अपने पर्सनल नोट मेकिंग करें ना, अगर आप में 6C में आदत है, नहीं है तो डाल लीजिए, जरूरी है। ये की पॉइंट्स हैं आपके, ये जो मार्क कर रही हूं ना मैं, ऐसा मुझे बेयर एक्ट को कलरफुल करने का शौक नहीं है, बट ये जो चीजें मैं मार्क कर रही हूं ना, ये आपके की पॉइंट्स हैं। आप जब रिवीजन करते हो तो आप ऐसे नहीं पढ़ोगे अपॉइंटेड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 3, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेक्शन 3 प्लस एडिशनल एंड डेप्यूटी रजिस्ट्रार। इस तरह से हम जब रिवाइज करते हैं ना तो ये फ्लो होना चाहिए। दैट्स वाई ये सारी चीजों को मैं अंडरलाइन कर रही हूं। अब आते हैं 2 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पे। ट्रेड डिस्प्यूट, एनी डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड वर्कमैन, पहली वर्कमैन एंड वर्कमैन, दूसरा एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयर्स, which is connected with what? Which is connected with employment or non-employment, or the terms of employment, or the conditions of labor of any person. Workmen means all persons employed in trade or industry, whether or not in the employment of the employer with whom the trade dispute arises। देख लीजिए और समझ लीजिए ध्यान से बात को। ट्रेड डिस्प्यूट ऐसा डिस्प्यूट है जो 3 कैटेगरी के बीच में आ रहा है। किसके बीच में? पहला, एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच में कॉमन है। दूसरा, वर्कमैन और वर्कमैन के बीच में, कलीग्स के बीच में। तीसरा, एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयर्स के बीच में। अब ये डिस्प्यूट कनेक्टेड किससे है? इट इज कनेक्टेड विद आइदर द एम्प्लॉयमेंट या नॉन एम्प्लॉयमेंट, या फिर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, या फिर कंडीशंस ऑफ लेबर किसी भी व्यक्ति की। अब वर्कमैन का मतलब क्या है ये भी आपको अलग से नहीं है, कहीं भी डेफिनेशन यही है। आपको 2G में वर्कमैन का मतलब बताया गया है, एम्प्लॉयड इन वर्कमैन मींस all persons employed in trade or industry, whether or not in the employment of the employer with whom the trade dispute arises। आपका डिस्प्यूट जिस भी एम्प्लॉयर से आया हो, मतलब नहीं, हम वर्कमैन किसे कह रहे हैं? जो कि ट्रेड और इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड है। अब उसी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय किया हो, ये बात हम कहीं नहीं कह रहे हैं, ना ही एक्ट कह रहा है। बिल्कुल फोकस रहिए। ये बात नहीं कह रहे हैं हम कि भाई उसी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय किया हो जिसके साथ आपका डिस्प्यूट है, इसके साथ आपका इश्यू अराइज हुआ है। इसे कहते हैं ट्रेड डिस्प्यूट। डेफिनेशन में स्टार लगा देते हैं हम, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट आ जाता है H, ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन का मतलब है एनी कॉम्बिनेशन, वेदर टेम्पररी और परमानेंट। मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में ये डेफिनेशन बताई थी 2H के अंदर, जो कि किस पर्पज से फॉर्मुलेट हुई है? आपके रिलेशंस रेगुलेट करने के लिए। किसके बीच में भाई? वर्कमैन या एम्प्लॉयर्स, या फिर वर्कमैन या वर्कमैन, या फिर एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयर्स। Restrictive conditions, for imposing restrictive condition on the conduct of any trade or business, उसको आप ट्रेड यूनियन कहेंगे। ये अब मुझे आपसे कहना पड़ेगा, वर्बैटिम याद होनी चाहिए आपको, ठीक है?
आपको जितना बेटर तरीके से आप कीवर्ड्स कीजिए, तोड़ लीजिए। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि कैटेगराइज कर लिया हमने, मतलब क्या है, तीन ग्रुप्स कौन से हैं जिनके बीच में अप्लाई होगा, पर्पस क्या है, एक डेफिनेशन को तोड़ लीजिए 3 से 4 पार्ट में। ऐसा पैराग्राफ में याद नहीं होगी, तोड़ लीजिए, समझ लीजिए, फिर याद कर लीजिए, ये जरूरी है। दैट्स वाई। चलिए, अब कुछ एक्सेप्शन है, प्रोविजो है। बेसिकली प्रोविजो क्या कहता है आपसे, दिस एक्ट शैल नॉट अफेक्ट, भाई क्या अफेक्ट नहीं करेगा, शैल नॉट, दिस एक्ट शैल नॉट अफेक्ट एनी अग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स एज टू देयर ओन बिजनेस, any agreement between an employer and those employed by him, any agreement in consideration of the sale of the goodwill of a business or instruction in any profession, trade or handicraft। इन चीजों में ये एक्ट अफेक्ट नहीं करेगा। ध्यान रखिए, शैल नॉट है। जब आप डेफिनेशन पढ़ें ट्रेड यूनियंस की, तो इस पार्ट को गोल मत कीजिएगा, इंपॉर्टेंट पार्ट है, हाईलाइट कर दिया गया है। अगर आप रनिंग नोट्स ले रहे हैं तो वहां पे पिन पॉइंट स्टार बना लीजिए। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है, डेफिनेशन क्लॉज तक? तो मैं आगे बढ़ूं जी। कोई पॉइंट, कोई डाउट, कोई क्वेरी? फाइन, चलिए अब आते हैं हम, जिसकी हमने डिस्कशन किया था थियोरेटिकल पार्ट में, रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस, सेकंड चैप्टर आपका, जिसमें सेक्शन 3 बात करता है रजिस्ट्रार्स, जो हम अभी डेफिनेशन पढ़ कर आए उनके अपॉइंटमेंट की। रजिस्ट्रार कौन होंगे, सेक्शन 3 में जो बताए गए हैं। अब आपको पता चला एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्यों यूज किया गया है यहाँ पे? हाँ जी, क्यों यूज किया गया है बता दीजिए। Yes, that's why it is appropriate government, right? Appropriate government shall appoint a person to be the registrar of trade union for each state. ठीक है, डन। जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है आपकी जिसकी स्टेट की, वो भाई जो रजिस्ट्रार अपॉइंट करेगी हर स्टेट, हर ट्रेड यूनियन के लिए। ठीक है, ट्रेड यूनियंस फॉर ईच स्टेट। अब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और क्या करेगी, जितने रिक्वायर्ड है, ठीक है, मे अपॉइंट एज मेनी एडिशनल एंड डेप्यूटी रजिस्ट्रार्स, जो कि रजिस्ट्रार की डेफिनेशन में भी आते हैं, एडिशनल एंड डेप्यूटी रजिस्ट्रार्स ऑफ ट्रेड यूनियन एज इट थिंक फिट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सरसाइजिंग एंड डिस्चार्जिंग अंडर द सुपरिटेंडेंस एंड डायरेक्शन ऑफ द रजिस्ट्रार। जितने भी रिक्वायर्ड है, जरूरत समझ रही है अगर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, तो वो उतने ही एडिशनल या डेप्यूटी रजिस्ट्रार्स को अपॉइंट कर सकती है, जिनके ऊपर सुपरिटेंडेंस किसका होगा, रजिस्ट्रार का। ये जो पावर्स एंड फंक्शंस हैं रजिस्ट्रार के, अंडर दिस एक्ट में बाय ऑर्डर स्पेसिफाई एंड डिफाइन द लोकल लिमिट्स विद इन विच एनी सच एडिशनल और डेप्यूटी रजिस्ट्रार शैल एक्सरसाइज एंड डिस्चार्ज द पावर एंड फंक्शन सो स्पेसिफाइड। बेसिकली सेक्शन 3 क्या कह रहा है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी रजिस्ट्रार का ट्रेड यूनियंस के लिए। अब अगर जरूरत पड़ रही है तो एडिशनल और डेप्यूटी रजिस्ट्रार्स को भी अपॉइंट किया जाएगा, लेकिन इनके ऊपर सुपरिटेंडेंस रजिस्ट्रार का होगा। रजिस्ट्रार इनको जो पावर्स एंड फंक्शन है वो समझाएगा, और उसमें क्या होगा, कहां कहां आप ऑपरेट कर सकते हैं, जो लोकल लिमिट्स हैं आपके, वो सारी चीजें क्लियर की जाएंगी। आपकी पावर एंड फंक्शंस को आप कैसे डिस्चार्ज करेंगे, कैसे एक्सरसाइज करेंगे, ये सारी चीजें क्लियर की जाएंगी। Then, subject to the provisions of any order under subsection 2, where an additional or deputy registrar exercises and discharges the powers and function of a registrar in an area within which the registered office of a trade union is situated, the additional and deputy registrar shall be deemed to be the registrar in relation to the trade union for the purpose of this act। हमने कह दिया है भाई कि आपको जब डिफाइन किया था ना, तो उसमें हमने लिख दिया था कि रजिस्ट्रार में ये दोनों भी शामिल हैं, एडिशनल और डेप्यूटी रजिस्ट्रार। तो आप जो यहाँ इस वाले कॉलम की प्रोविजंस जो है ना, उसको ध्यान में रखते हुए ध्यान रखिए कि ये जो फंक्शन एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो पावर डिस्चार्ज कर रहे हैं, ऑल्दो इनको रजिस्ट्रार ने वो अलोकेट किया है, ठीक है, फंक्शंस भी बता दिए हैं, लेकिन इस एक्ट के लिए जो इस एक्ट का पर्पस है उसमें इन तीनों को हम बराबर तरीके से देखेंगे, रजिस्ट्रार, एडिशनल और डेप्यूटी। अब रजिस्ट्रार को जब हम समझे तो हम ये भी समझेंगे कि रजिस्ट्रेशन का मोड क्या होगा। ठीक है, अब बेसिकली क्योंकि देखो एक्ट आ गया, लेजिस्लेशन आ गया, कोडिफिकेशन हो गया, तो अब यहाँ पे फॉर्मेलिटीज आएंगी, स्ट्रक्चराइजेशन आएगा। वो कैसे होगा देखिए, मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन सेक्शन 4, फोकस, अगर नींद आ रही है तो पानी पी लीजिए, फोकस रखिए क्लास में। एनी 7 और मोर मेंबर्स ऑफ अ ट्रेड यूनियन। अब यहां पे आप फुट नोट्स की तरफ ध्यान दीजिए और इधर आ जाइए जरा।
ये जो आपको फुटनोट्स दिखाए जा रहे हैं ना, ये जो अमेंडमेंट्स बीच में होते हैं, उनको भी आपको याद रखना है। अब चांसेस इतने कॉम्प्लेक्स लेवल के तो कम होते हैं, लेकिन अपन जो है वो अब जब पढ़ाई करते हैं, जब तैयारियां करते हैं ना गवर्नमेंट सेक्टर एग्जाम्स की, तो हम कोई भी लूप होल नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि जहां आपने जो लूप होल छोड़ दिया, सवाल कभी कभी वहीं से ही आ जाता है। तो इसलिए मैंने बेरेट का इंपॉर्टेंस बताया था कि बेटा जब पढ़ो तो ये जो फुट नोट्स में दिया है ना, उसकी तरफ एक नजर डाल लीजिए। पढ़ते वक्त मत डालिए तो रिविजन के टाइम डाल लीजिए, उसे ब्लैंक छोड़ के मत जाइए ना। यहाँ पे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, इंपॉर्टेंट डेट, रिप्लेस कब हुआ, क्या सब्सटीट्यूट हुआ, ये सारी चीजें मेंशन होती हैं। अब any seven or more members of a trade union may, by subscribing their names to the rules of trade union and by otherwise complying with the provision of this act with respect to registration, apply for registration of the trade union under this act. 7 या 7 से ज्यादा मेंबर्स, मिनिमम लिमिट क्या होगी यहाँ पे? हाँ जी, व्हाट इज द मिनिमम लिमिट फॉर ट्रेड यूनियन? मैक्सिमम, मैक्सिमम yes, not defined. That means minimum तो हमने दे दिया, 7 is your minimum number. अब maximum not defined. That means any number. So 7 आपका मिनिमम मेंबर्स हैं ट्रेड यूनियन के। भाई अपने नाम जो रूल्स के रिगार्डिंग, जो ट्रेड यूनियन में आपकी स्टेट स्पेसिफिक जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग आप अपने नाम जो है सारे प्रोविजंस को कंप्लाई करते हुए उसके थ्रू आप रजिस्टर करवा सकते हो। अब 5-6 जो होंगे तो ऑब्वियसली बात है आप रजिस्टर नहीं करवा सकते। आपको एक मिनिमम नंबर अगर है तभी आप एलिजिबल बनेंगे। दूसरी बात, where an application has been made under subsection 1 for the registration of trade union, such application shall not be deemed to have become invalid merely by reason of a fact. क्या है fact? That at any time after the date of application but before the registration of trade union, some of the applicants but not exceeding half of the total number who made the application have ceased to be member of trade union or have given notice in writing to the registrar disassociating themselves from the application. समझ लीजिए और स्टार भी लगा लीजिए। देखिए, हमने अभी आपसे 7 की बात की, लेकिन उन्होंने नेक्स्ट क्लॉज में क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि आपने रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन दे दी, ठीक है ना। अब उसके बाद आपकी एप्लीकेशन इनवैलिड नहीं होगी जस्ट बिकॉज at that time, at any time after the date of the application, रजिस्ट्रेशन से पहले, ठीक है, एप्लीकेशन के बाद, ठीक है, कुछ एप्लीकेंट्स जो हैं उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया या डिसएसोसिएट हो गए, लेकिन कंडीशन है आधे ही हो गए अगर, है ना, तो फिर तो कोई मतलब नहीं है। हम यहां पे कह रहे हैं कि भाई 7 थे, अप्लाई किया, 5 बचे, चलेगा। लेकिन अगर 4 लगभग, है ना, लोगों ने, या फिर आप मान लीजिए 10 मेंबर्स थे और 5 लोगों ने डिसएसोसिएट कर लिया, अब ये चीज अप्लाई नहीं करेगी। अब जो है आपके नंबर हैं कम हो चुके हैं। तो ध्यान रखिए, आफ्टर द डेट ऑफ एप्लीकेशन, बिफोर रजिस्ट्रेशन, अगर कम कुछ मेंबर्स सीज होते हैं, डिसएसोसिएट करते हैं अपने आप को, ठीक है ना, तो ये इंपैक्ट नहीं पड़ेगा आपकी ट्रेड यूनियन पर, लेकिन वो नंबर शुड नॉट एक्सीडिंग हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पर्सन। जितने लोगों ने अप्लाई किया उसका आधे को एक्सीड नहीं करना चाहिए। ये कंडीशन है, ये इंपॉर्टेंट है, और स्टार लगा लीजिए इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप यस 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 बताइए। जी जी जी, वो हाइलाइट्स ऑफ अमेंडमेंट, वो हाइलाइट्स ऑफ अमेंडमेंट में जाएगा। जो अमेंडमेंट रिसेंटली हुए हैं ना, वो हाइलाइट्स में जाएंगे। बेसिकली इसमें बहुत सी जगह अमेंडमेंट हुए हैं, अभी आपको पता है इसमें बहुत सी जगह अमेंडमेंट हुए हैं। 2001 का भी अमेंडमेंट है जो आपको यहां नहीं दिखेगा, जो आपको हाइलाइट्स में दिखेगा, राइट? हेलो, यस, ओके ओके। अब वापस से आते हैं। मुझे इस बात का ज्ञात था, लेकिन आई एम ग्लैड दैट यू गाइस हैव पॉइंटेड इट आउट। दैट मींस आप फोकस्ड हैं क्लास में। ध्यान रखिए अमेंडमेंट्स को ना, या इवन आपके नोट मेकिंग में भी मैं आपको एक सजेशन दूंगी। वाइल यू आर मेकिंग योर नोट्स ना, एक साइड अपने रजिस्टर या कॉपी या डिजिटल नोट मेकिंग करते हो आप, मुझे पता नहीं है, मार्जिन्स में रख लीजिएगा और उसको हाईलाइट्स या लेटेस्ट अमेंडमेंट करके डाल दीजिएगा। जो भी नया स्टफ है वो वहां डालिए, कोई दिक्कत नहीं। जो भी आपका न्यू अमेंडमेंट्स है उससे क्या होगा, वाइल यू आर स्टडिंग ना, यू हैव अ कैटेगराइजेशन इन योर ब्रेन एज वेल कि भाई ये अमेंडमेंट्स नए हैं, इन पे हमें फोकस करना है। चलिए अब आ जाइए एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 5।
every application for registration of a trade union shall be made to the registrar and be accompanied. अब ये बेसिकली फॉर्मेलिटीज हैं जो आपको याद रखनी है. Accompanied by a copy of the rules of the trade union and a statement following particulars. अब आपका एक स्टेटमेंट जाएगा, इसमें क्या क्या होना चाहिए देखिए. नेम एंड ऑक्यूपेशन एंड एड्रेसेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ मेकिंग द एप्लीकेशन. ठीक, जो भी लोग एप्लीकेशन कर रहे हैं उनका नाम होगा, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, ये पूरा. जस्ट अ सेकेंड, there's another student at 6:58. Okay, now secondly, नेम ऑफ द ट्रेड यूनियन. भाई आपने जो ट्रेड यूनियन बनाई होगी उसका भी कोई नाम होगा, उसका भी कोई हेड ऑफिस होगा जो आपको मेंशन करना है. Thirdly, title, names, ages, addresses and occupations for the office bearer of the trade union. आपकी ट्रेड यूनियन का जो ऑफिस बेयरर है उसके भी डिटेलिंग या पर्टिकुलर्स आपको स्पेसिफाई करने होंगे. ये सारे इसमें स्टेटमेंट में जाएंगे जो कि आपको सेक्शन 5 में हमने डिटेल्ड किया है. क्लियर? हाँ जी, हेलो, ओके फाइन. थोड़ा सा क्लास में एक्टिव रहिए. अभी जितना एनालिसिस थ्योरेटिकल पार्ट में सब एक्टिव थे, बेयर प्रोविजन में ना मुझे समझ में आ गया. चलिए, अब where a trade union has been in existence for more than 1 year before making of an application. समझिएगा इस बात को. जहां भी ट्रेड यूनियन एग्जिस्टेंस में था फॉर मोर देन 1 year बिफोर मेकिंग एप्लीकेशन से पहले, for its registration there shall be delivered to the registrar together with the application a general statement of the assets and liabilities of the trade union prepared in such form containing particulars. अब ध्यान से देखिए और समझिए. आप जो है एप्लीकेशन से पहले 2 साल, 3 साल, 4 साल, जितने साल से भी आपका ट्रेड यूनियन एग्जिस्टेंस में था, उस दौरान जितना भी एसेट इनकलकेट किया है आपने या लायबिलिटीज, उन सारी चीजों का एक पर्टिकुलर बना के, एक स्टेटमेंट बना के आपको सबमिट करना है. फाइन. इसका रीजन जान सकती हूं मैं? हाँ जी, यस, आंसर्स. इस स्टेटमेंट का रीजन क्यों भाई बताएं हम अपने एसेट्स एंड लायबिलिटीज? गाइस मोनोलॉग नहीं होगा. यस, ओके, यस, एंड राइट, एंड यस, एनी मोर आंसर्स? एआई के डिस्क, यस, ओके, एंड नो मोर आंसर्स. अच्छा, एआई के डिस्कशन में देयर वर मल्टीपल आंसर्स ना. फाइन, एग्जैक्टली. आप इतने साल से एज अ ट्रेड यूनियन वर्क कर रहे हैं या आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया उसमें हमें समझ में आ गया. अब इतने सालों में जो आपका एसेट इनकलकेट हुआ है, जो भी आपने लायबिलिटीज एसेट बेयर करी है ना, उसका भी हमको एक पूरा बैनामा जो है ना वो हमें सबमिट कीजिए. रीजन हम जान तो सके कि व्हाट इज योर वर्किंग प्रोसीजर. ये जो फंड्स जा कहाँ रहा है, ठीक है, आपकी जो ट्रेड यूनियन है ना, वेदर इट्स एसोसिएटेड विद सम काइंड ऑफ ना इलिजिट एक्टिविटीज, ऐसा तो नहीं है. तो ये पूरा हमको एक प्रॉपर जनरल स्टेटमेंट बना के आप प्रिस्क्राइब करेंगे. एक्सीलेंट, वेरी गुड. चलिए, provisions to be contained in the rules of a trade union. A trade union shall not be entitled to registration under this act unless the executive thereof is constituted in accordance with the provision of this act and the rules thereof provide for the following matters. देखिए, नेम क्या है आपकी ट्रेड यूनियन का? ट्रेड यूनियन का आपका ऑब्जेक्ट क्या है जिसके लिए वो एस्टैब्लिश हुई है? द होल ऑफ द पर्पस ऑफ विच द जनरल फंड्स ऑफ द ट्रेड यूनियन शैल बी एप्लीकेबल. आपने पर्पस भी बताना है जिसके लिए आपका जो फंड्स है आपके ट्रेड यूनियन का उसको अलोकेट किया है. All of which purposes shall be purposes to which such funds are lawfully applicable under this act. आपने ये जो सारी चीजें बताई है ना, आपके ट्रेड यूनियन का ऑब्जेक्ट, आपके ट्रेड यूनियन का नाम, आपके ट्रेड यूनियन का पूरा पर्पस, फंड्स वगैरह, ये सब कुछ आपका बेसिकली लॉफुल होना चाहिए अंडर वन अम्ब्रेला. शुड बी लॉफुल अंडर वन अम्ब्रेला. इसलिए हमने आपसे ये सारा डिमांड किया है. ठीक, नेक्स्ट, the maintenance of a list of the members of the trade union and adequate facilities for the inspection thereof by the office bearer and members of the trade union. मतलब क्या है?
आपने लिस्ट बना के रखनी है ऑफ द मेंबर्स ऑफ ए ट्रेड यूनियन, वॉट एवर द एडिकेट फैसिलिटीज, जो भी इंस्पेक्शन के लिए आप इसको बाय द ऑफिस बेयरर, जो भी मेंबर्स हैं ट्रेड यूनियन के, जो ऑफिस बेयरर हैं, ये सब क्या एक्चुअली है, क्या ये सारे रूल्स हैं ट्रेड यूनियन के, ठीक है, जो कि जनरलाइज वे में हम बात कर रहे हैं। ये चीजें तो होनी ही चाहिए, फाइन। इसमें आपने एक्स्ट्रा या स्पेसिफिक रूल्स अपने किए हो तो उन्हें भी आप मेंशन करेंगे अपने स्टेटमेंट में, हमारे यहाँ ये चीज यूनिक है, तो उस चीज को भी डालिए। द मेंटेनेंस ऑफ अ लिस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ट्रेड यूनियन एंड एडिकेट फैसिलिटीज फॉर द इंस्पेक्शन। ओके, ये पॉइंट हम कर चुके थे। ई पार्ट पे आते हैं। द एडमिशंस ऑफ ऑर्डिनरी मेंबर्स हु शैल बी पर्सन्स एक्चुअली एंगेज्ड और एम्प्लॉयड इन एन इंडस्ट्री विथ विच द ट्रेड यूनियन इज कनेक्टेड, and also the admission of the numbers of honorary or temporary members as office bearers required under section 22 to form the executive of the trade union। इस पे हम पहुंचेंगे। बेसिकली आपने कितने टेम्पररी कितने परमानेंट मेंबर्स को एम्प्लॉय किया है, ठीक है ना, जो कि आपकी जिस इंडस्ट्री से आप एसोसिएटेड ट्रेड यूनियन है उससे कनेक्टेड है, उनको आप नाम मेंशन करेंगे, ठीक है, उनका जो भी डिटेलिंग है वो देंगे। पेमेंट ऑफ अ सब्सक्रिप्शन बाय द मेंबर्स। Okay, at this time also, guys, this is the first class, but still now यार 6:20 is something। अभी जो आए हैं क्लास में गाइस 5 o'clock was the timing। काइंडली नेक्स्ट क्लास से अधेर कीजिए टाइमिंग्स पे। ओके, सो जो आप मेंबर्स से सब्सक्रिप्शन के लिए जो पेमेंट ले रहे हैं ना, विच शेल नॉट बी लेस देन 25। अब ये जो आप देख रहे हैं ना, नए पैसे पर मेंबर, 25 नए पैसे पर मेंबर, दिस हैज बीन आई गेस ऑल्सो अमेंडेड, फाइन। बट ये जो कंडीशंस है ना एडमिशन की, पेमेंट और सब्सक्रिप्शन की, अब आपको पता चलेगा यहां से कि हमने जो अभी आपसे स्टेटमेंट मांगा ना अकाउंट्स का, सबका आप कितना चार्ज कर रहे हो। ओके, दीज थिंग्स ऑल्सो यू हैव टू क्लियर। क्यों? क्योंकि भाई ट्रेड यूनियन है, पर्पस क्या था, स्टार्टिंग में पढ़ा था हमने, वेलफेयर, कमर्शियलाइजेशन थोड़ी ना काम था, वेलफेयर पर्पस के लिए। यस, हम आप मतलब वही है, भले के चक्कर में ना एक्सप्लॉइटेशन वाले रास्ते पहले तो नहीं निकल गए, हमको ये भी चेक करना है। आप बड़ी ट्रेड यूनियन बन रहे हैं और सबके राइट्स की बात कर रहे हैं, सो वी नीड टू फोकस दैट कि आप जो है वो ऑपरेसिव खुद में ही तो नहीं हो गए, एम्प्लॉयर को ऑपरेशन, यस, सुपरविजन, चेक्स एंड बैलेंस इसलिए चाहिए। इसलिए आप हम पे पॉइंट नहीं कर सकते कि क्यों भैया अकाउंट्स क्यों चाहिए आपको ना, व्हाई यू नीड ऑल द डिटेलिंग ऑफ द फंड्स, फंड्स आ कितना रहा है, कैसे आ रहा है और कहाँ जा रहा है, ये सारे ना वेयर वाई वाला सिचुएशन जो है ना वो भी हमको डील करना है। द कंडीशंस अंडर विच एनी मेंबर शैल बी एंटाइटल्ड टू एनी बेनिफिट एश्योर्ड बाय द रूल्स एंड अंडर विच एनी फाइन और फोरफीचर मे बी इम्पोज्ड ऑन द मेंबर शैल बी एंटाइटल टू बेनिफिट। अगर आपको इस तरह का बेनिफिट दे रही हैं, ठीक है ना, तो वो बेनिफिट किस कंडीशन के अंदर दिया जाएगा स्पेसिफाई कीजिए। ओके, और अगर कोई फाइन भी इंपोज होगा तो वो किस कंडीशन के होगा वो भी स्पेसिफाई कीजिए। आपको जो ये सेक्शन 6 मिला है ना, बेसिकली रूल्स या प्रोविजंस के लिए ना, वो बहुत सी चीजों को इंटैक्ट रख रहा है। ये जो थ्योरी हम पढ़ के पूरी आए हैं ना अभी, वो उस थ्योरी के हर पॉइंट को वो जस्टिफाई कर रहा है भाई, इसलिए इसमें इतनी सारी कंडीशंस हैं। मैनर इन विच द रूल शैल बी अमेंडेड, वेरिड और रिसाइंडेड, ये भी आपको बताना पड़ेगा। मैनर इन विच द मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द अदर ऑफिस बेयर ऑफ द ट्रेड यूनियन शैल बी अपॉइंटेड एंड रिमूव्ड, कैसे अपॉइंट होंगे, कैसे रिमूव होंगे, इसका क्या तरीका है। क्यों? क्योंकि आप आर्बिट्रेरीनेस नहीं दिखा सकते, आप वेग सर्कुलर नहीं रख सकते कि भाई अपॉइंटमेंट रिमूवल का पता ही नहीं है। ट्रांसपेरेंसी कहां है फिर आपकी, आप जिस चीज को एडवोकेट कर रहे हो वो चीज है कहां। इसलिए हमने कहा है कि भाई कैसे अपॉइंट होंगे, कैसे रिमूव होंगे, बताइए क्या मैनर होगा। द सेफ कस्टडी ऑफ द फंड्स ऑफ द ट्रेड यूनियन एंड एनुअल ऑडिट in such manner as may be prescribed of the accounts thereof and adequate facilities for the inspection of the account books by the office bearer and members of the trade union। आपके फंड्स की कस्टडी है ना, ट्रेड यूनियन का जो फंड है वो जा रहा है कहीं और ना, वो सब नहीं चलेगा। आपका एनुअल ऑडिट, एनुअल ऑडिट का पर्पस क्या है? यस, व्हाट इज द पर्पस फॉर योर एनुअल ऑडिट? स्पीक अप, यस स्पीक अप। उसको मैंने हाईलाइट्स के लिए डाल रखा है, मत परेशान होइए। जो उसमें डबल आपने अमेंडेड एक्ट ओपन कर रखा है क्या? हाँ जी, डबल एच को आप बेसिकली रीड आउट कीजिए। यस, व्हाट डज इट मीन, स्पेसिफाई। सबके लिए क्वेश्चन है, आपके लिए अकेले नहीं। यस, ओपन टू ऑल।
मुझे पता भी चले ना यहाँ कौन जागरूक अवस्था में है. Yes. Yeah, fine. See, this is good. This kind of dialogue system is good. Are you able to share the screen? No, not at all. Not at all. It's not even visible to me. Yeah, I have stopped sharing mine. Yeah, do one thing, share the screenshot in the group. Yeah, class restrict हो जाता है थोड़ा सा. Okay, is the screen visible? Okay. Oh, my screen also has stopped. No worries. Just a second. Is it now? Yes, is it now? Yes, yes. See, whatever the basic thing ना is yes, is it visible ना? Whatever the thing is, मैंने comment section open कर रखा है Meet में ही, आप वहां डाल सकते हैं. Okay, or in the WhatsApp group you can share it. No worries. Fine. Yes. Hello. Yes. Am I audible? Okay. Fine. Yes. Yes. Okay. Okay, guys. Okay. Thank you so much. Thank you so much. Be attentive, just like this. सेफ कस्टडी ऑफ द फंड्स मैंने क्वेश्चन बोला पूछा था आपसे. फाइन. व्हाट वाज माय क्वेश्चन रिगार्डिंग? मैं भूल गई अपना क्वेश्चन. यस, एनुअल ऑडिट. यस, बताइए, सवाल पूछा था, इसका आंसर नहीं आया मेरे पास. Yes, not bad. And yes. Hmm. Okay, fine. Okay, fine. Yes. Hmm. Hmm. एग्जैक्टली. इससे पहले हमने क्वेश्चन पूछा था ना जनरल स्टेटमेंट का. तो एनुअल ऑडिट का पर्पस यही है कि आपका पैसा कहाँ गया, सीधा सा सवाल है. और ये पैसा जहां गया है उसका कितना इस्तेमाल हुआ भी है. भाई, फंड इतना दिखा रहे हो, एक्सपेंस इतना आ रहा है, तो ये एनुअल ऑडिट है. और ये इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि जब आपको लेजिस्लेशन चाहिए था, जब आपने लेजिस्लेशन की डिमांड की है, तो लेजिस्लेशन जब आपके पास अब आ गया है, तो इसमें अब हर चीज कोडिफाइड स्ट्रक्चर्ड होगी, है ना. अब आपके पास फंडिंग का भी सिस्टम है, रजिस्ट्रेशन का भी सिस्टम है, सब्सक्रिप्शन का भी सिस्टम है. तो उसको फिर आप शो भी करिए, है ना. फिर अब वो आपका हाइड एंड सीक वाला सिस्टम नहीं चलेगा. मैनर इन विच ट्रेड यूनियन में भी डिसॉल्व, ये भी आपको बतानी पड़ेगी कि भाई ट्रेड यूनियन कैसे डिसॉल्व हो सकती है. ये सारी चीजें आप हाईलाइट करेंगे. क्लियर? सेक्शन 6 के रिगार्डिंग. यस, अमेंडमेंट्स की समस्या को आप बिल्कुल जो है उसे हार्टली ना लें. अमेंडमेंट्स आपके शेयर हो जाएंगे. बेसिकली मैं हमेशा अपने जो एक्ट्स में ना अमेंडमेंट के लिए एक डिफरेंट सेक्शन रखती हूँ, सो दैट जितना भी अमेंडमेंट है, यू गाइस कैन आल्सो टेक रनिंग नोट्स फॉर द सेम, मैस अप ना हो आपका. फाइन. चलिए, पावर टू कॉल फॉर फर्दर पर्टिकुलर्स एंड टू रिक्वायर अल्टरकेशन ऑफ नेम. चलिए, सेक्शन 7 की तरफ पढ़ते हैं. द रजिस्ट्रार में कॉल फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन फॉर द पर्पस ऑफ सेटिस्फाइंग हिमसेल्फ दैट एनी एप्लीकेशन कंप्लाइज विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 5 और दैट द ट्रेड यूनियन इज एंटाइटल्ड टू रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 6 एंड में रिफ्यूज टू रजिस्टर ट्रेड यूनियन अंटिल सच इंफॉर्मेशन इज सप्लाइड. सीधी बात है. हमको आपको जो कहानी हमने बताई ना 5-6 में, पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स जो भी आपसे रिक्वायर्ड एसेंशियल्स मांगे हैं, अगर आप हमें वो नहीं देते हैं, देन मे रिफ्यूज टू रजिस्टर द ट्रेड यूनियन. जब तक
तक आप वो इंफॉर्मेशन सप्लाई नहीं करेंगे, हम ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करने में मना कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, अब आपको ऑडिट देने में दिक्कत है, आपको कहते फंड्स एसेट्स एंड लायबिलिटी शो करने में दिक्कत है, तो फिर बेटर ही है, ठीक, आपको वो सारी चीजें हमको सप्लाई करना पड़ेगी। इफ द नेम अंडर विच अ ट्रेड यूनियन इज प्रपोज टू बी रजिस्टर्ड इज आइडेंटिकल, okay, is identical with that by which any other existing trade union has been registered, already कोई एक trade union registered है, okay, and then with the same name you are registering the trade union, in the opinion of the registrar, so nearly resembles such name as to likely to deceive the public or the members of either trade union, the registrar shall require the persons applying for registration to alter the name of the trade union. अगर public deceive हो रही है, नाम सिमिलर है, ऑलरेडी जो ट्रेड यूनियन पहले से रजिस्टर्ड है उस नाम से, तो रजिस्ट्रार कहेगा कि देखिए पब्लिक को धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए, तो आप इस नेम को ऑल्टर कर लीजिए एंड देन वी विल एंटरटेन योर एप्लीकेशन। और जब तक ऑल्टरकेशन नहीं करेंगे, क्षमा प्रार्थी है कि हम आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फाइन, क्यों? क्योंकि पब्लिक डिसीव हो रही है, सेम नाम हो रहा है आप दोनों का, तो काइंडली ऑल्टरकेशन कीजिए, देन वी विल एंटरटेन योर एप्लीकेशन। टिल देन टाटा, हम उसे एंटरटेन नहीं करेंगे। नेक्स्ट कम्स योर सेक्शन नंबर 8 फॉर रजिस्ट्रेशन। The registrar, on being satisfied that the trade union has complied with all the requirement of this act, the registrar on being satisfied कि जो ट्रेड यूनियन है उसने सारे ही पर्टिकुलर्स, सारे ही रिक्वायरमेंट्स फुलफिल किए हैं with regard to what registration, he shall register the trade union by entering in a register to be maintained and in such form as may be prescribed the particulars relating to the trade union contained in the statement accompanying the application for registration। अगर रजिस्ट्रार साहब बिल्कुल संतुष्ट हैं कि आपने जो जो हमने 5, 6, 7 में पढ़ा वो सारी चीजें कंप्लाई की हैं, तो वो ट्रेड दे विल रजिस्टर द ट्रेड यूनियन बाय एंटरिंग इन अ रजिस्टर, जो कि इस तरीके से मेंटेन होगा जो कि प्रिस्क्राइब्ड है। और प्रिस्क्राइब्ड का मतलब हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, प्रिस्क्राइब्ड बाय द रेगुलेशंस ऑफ दिस एक्ट, इसके हिसाब से वो से मेंटेन करके अपडेट कर लेंगे। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये जनरल चीजें हैं, बट हाँ आपको याद रखनी पड़ेंगी। The registrar on registering a trade union under section 8 shall issue a certificate of registration in the prescribed form, shall be conclusive evidence that the trade union has been duly। ये जो रजिस्ट्रेशन बेसिकली आपका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन COR आपके पास आएगा ना, ये आपका एक कंक्लूसिव एविडेंस है कि आपकी ट्रेड यूनियन एक प्रॉपर ड्यूली रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन बन चुकी है ट्रेड यूनियन एक्ट के अंदर। ये आपका सर्टिफिकेट इसलिए बहुत ही क्रूशियल और बहुत ही इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। अब ये सारी बात तो हो गई रजिस्ट्रेशन की, चलिए कैंसिलेशन करवाएं भाई, कैंसिलेशन भी करना है रजिस्ट्रेशन का। अ सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ट्रेड यूनियन मे बी विथड्रॉन और कैंसल्ड बाय द रजिस्ट्रार। A certificate of your registration of trade union may be withdrawn or cancelled by the registrar। कैसे? On the application of the trade union to be verified in such manner as may be prescribed। देखिए अब क्या कह रहे हैं वो, व्हाट दे आर सेइंग इज कि आपका जो ये 9 में आपको सर्टिफिकेट मिला था, ठीक है ना, इट में या तो ये विड्रॉ भी किया जा सकता है या कैंसिल भी किया जा सकता है, ठीक है, किसकी एप्लीकेशन पे? ट्रेड यूनियन की एप्लीकेशन पे, जिसको आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। इफ द रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड दैट द सर्टिफिकेट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड और मिस्टेक, धोखाधड़ी किया या गलती से, या फिर वो ट्रेड यूनियन सीज हो गई है टू एग्जिस्ट, or has willfully and after notice from the registrar contravened any provision of this act, या तो सीज हो गई है, ठीक है, नहीं है अब एग्जिस्टेंस में, या फिर फ्रॉड या मिस्टेक है, ठीक है, और रजिस्ट्रार को लगता है क्या कि भाई जो अब आपकी ट्रेड यूनियन है ना अब वो नहीं है, और अलाउड एनी रूल टू कंटिन्यू इन फोर्स विच इज इनकंसिस्टेंट विद एनी सच प्रोविजन। इन सारे प्रोविजंस जो आप पढ़ते हो जा रहे हो अमेंडेड प्रोविजंस के साथ ही इनकंसिस्टेंट है, or has assigned any rule providing for any matter which is required by section 6, in that case cancellation हो सकता है, provided that not less than 2 months previous notice in writing specifying the ground on which it is proposed to withdraw or cancel the certificate shall be given by the registrar to the trade union। प्रोविजो को क्या कोई आप में से जो भी जागरूक अवस्था में है एक्सप्लेन करना चाहेंगे? यस, लेट मी नो कितने एक्टिव है स्टूडेंट्स? यस, हेलो। हम्म
हम्म। ओके। ओ, यस। हम्म। हम्म। एक्सलेंट एक्सलेंट, चलो मतलब सारे स्टूडेंट जो हैं जग रहे हैं, बढ़िया। यस यस राइट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, एक्सलेंट। तो नॉट लेस देन 2 मंथ्स प्रीवियस नोटिस इन राइटिंग, आपको जो है वो 2 महीने पहले का नोटिस देना पड़ेगा लिखित में, ठीक है। अब वो ग्राउंड्स होंगे आपके नोटिस में जिसमें वी हैव प्रपोज टू विड्रॉ और कैंसिल द सर्टिफिकेट, ठीक है। और इसमें आपको भाई ऑब्वियस ही बात है, अब हम आपको नोटिस दे रहे हैं तो उसका आंसर दीजिए भाई, क्यों ना करें। अब आपने ये सारे वायलेशंस किए हैं, फ्रॉड हुआ है, अब आपकी ट्रेड यूनियन एग्जिस्ट नहीं करती, ये सारे रीजंस हैं, जस्टिफिकेशन दीजिए, बात खत्म, दैट्स इट। फाइन, दैट इज योर कैंसलेशन ऑफ योर रजिस्ट्रेशन। अपील, एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय एनी रिफ्यूजल ऑफ द रजिस्ट्रार, ठीक है। अब भाई हर, यू कैन नॉट मेक एवरीवन हैप्पी ना। एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय एनी रिफ्यूजल ऑफ द रजिस्ट्रार टू रजिस्टर अ ट्रेड यूनियन और बाय द विड्रॉल और कैंसलेशन ऑफ अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में विद इन सच पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब अपील, वेयर द है। अब भाई कहाँ करोगे अपील? नहीं मुझे पसंद नहीं आया, आपने क्यों रिफ्यूज किया है, जो आपका रीजन है ना, मेरे को नहीं अच्छा लग रहा। अब इन दैट केस ना, हम जाएंगे वेयर द हेड ऑफिस ऑफ द ट्रेड यूनियन इज सिचुएटेड विद इन द लिमिट्स ऑफ अ प्रेसिडेंसी टाउन्स, ये चीजें अमेंड हो चुकी हैं, टू द हाई कोर्ट, ठीक। अब भाई बेसिकली जहां पे आपका हेड ऑफिस है ट्रेड यूनियन का, ठीक है, वहां जाएंगे। वेयर द हेड ऑफिस इज सिचुएटेड इन एनी अदर एरिया, to such court not inferior to the court of an additional or assistant judge of a principal civil court of original jurisdiction as the appropriate government appoint to this behalf for that area। yes, यहां अगर कोई लीगल फील्ड का है तो इस सिचुएशन को हाईलाइट करे, मुझे भी पता चले। चलिए। हम्म। आंसर्स, सेक्शन 11B। क्या कोई इच्छुक है? एंड, अरे नहीं, इतनी सी लाइन को ही हाईलाइट थोड़ा करना था यार। बी पार्ट, यस, आई एम सो सॉरी। जहां भी हेड ऑफिस किसी और एरिया में सिचुएटेड है, क्या होगा? यार फिर मोनोलॉग हो गई क्लास, ये तो गलत बात है। यस। अरे अरे अरे, काम डाउन काम डाउन, पहले कोई एक एक करके, एक एक डेकोरम। यस, बोलिए अभी जो बोल रहे थे। यस यस यस, कंटिन्यू। हम्म। 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 फाइन फाइन, एंड अभी और भी लोग आंसर देना चाह रहे थे, मुझे आवाज आ रही। हम्म। ओके। ओके, एंड एनी मोर आंसर्स? हम्म। यस यस श्योर। हम्म। 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 हम्म।
ठीक है गाइज, whenever you are answering ना, जस्ट बिट ऑफ एडवाइस, जब भी आप आंसर करें ना अपने नाम को पहले मेंशन करें फिर स्टार्ट आंसरिंग ना, आई शुड आल्सो नो द नेम, राइट? ओके, एनी मोर आंसर्स? दिस इज लुकिंग नाइस ना, ऐसा शांति हो रखी थी क्लास में बिल्कुल। बताइए और कोई जवाब देना चाहेगा? डन, फाइन, एक्सेलेंट। मेरा क्वेश्चन था आपसे कि इसको एक्सप्लेन करना था आपका, वेयर द हेड ऑफिस इज सिचुएटेड इन एनी अदर एरिया टू सच कोर्ट नॉट इंफियर टू द कोर्ट ऑफ एन एडिशनल और असिस्टेंट जज ऑफ अ प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल jurisdiction that may appoint in this appropriate appointment, appropriate government may appoint in this behalf for that area। ये क्या होता है? एक आंसर, एक वर्ड में। चलिए ठीक, और यस यस यस, और वेरी गुड एक्सेप्ट, सी अब आंसर्स आ रहे हैं और भी बढ़िया। एक डिस्ट्रिक्ट में, अरे रुकिए रुकिए रुकिए, वेरी गुड, एक डिस्ट्रिक्ट में प्रिंसिपल सिविल कोर्ट क्या होगा? यस, इतनी देर से यही सवाल पूछ रही थी मैं। यस यस यस, ये सारे ही आंसर्स राइट थे, बट आप लोग चले गए बहुत डिटेलिंग, मैंने बड़े साधारण भाषा में ना बहुत साधारण सा सवाल पूछा था, बट नाइस, आई लाइक इट। तो बेसिकली मैं अज्यूम करूं कि यहाँ पे मेजोरिटी जो जनता है दैट इज फ्रॉम लीगल बैकग्राउंड, राइट? यस, ओके ओके ओके, फाइन। अदर देन दैट, अदर देन लीगल, व्हाट वी हैव हियर? लॉ फील्ड के अलावा यहाँ पे कोई और स्टूडेंट है जो कि डिफरेंट फील्ड से हो? ओके, नहीं है, ये मान के चलती हूं मैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप 11 के 2 को फोकस करेंगे, द अपीलेट कोर्ट में डिसमिस द अपील और पास एन ऑर्डर डायरेक्टिंग द रजिस्ट्रार टू रजिस्टर द यूनियन एंड टू इश्यू अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 9 or setting aside the order for withdrawal or cancellation of the certificate as the case may be, and the registrar shall comply with such order। shall की प्राथमिकता क्या है यहाँ पे, जरा इंपॉर्टेंस कोई मुझे हाईलाइट करेगा shall की? Yes, mandatory, compulsory, very good. Yes, mandate for the registrar, very fine, very fine, very fine, excellent। यहाँ पे रजिस्ट्रार साहब बाध्य हैं, मैंडेटरी है, शेल कंप्लाई विद सच ऑर्डर। शेल को हमें कहाँ देखने को मिलता है? हमें शेल अंडर द लीगल एक्ट, शेल का इंपॉर्टेंस कहाँ देखने को मिलता है हमें? डिस्क्रिप्शन बेसिकली। यस यस, वेरी गुड, बीएस से आ चुका है जो है, तो एविडेंस और बीएस से बिल्कुल सही आंसर्स हैं आपके। चलिए गुड, चलिए अच्छा लगा नए एक्ट्स का नाम सुन के, ऐसे स्टूडेंट्स अपडेटेड होते जा रहे हैं। चलिए बिकॉज सी न्यू लॉ वैकेंसीज में ना नए एक्ट्स आते जा रहे हैं, तो आप लोगों से सबसे ही मेरा सजेशन रहेगा कि नए एक्ट्स के साथ थोरो हो जाइए, है ना। पुराने एक्ट्स भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ वैकेंसीज में आ रहे हैं, लेकिन अब जहां तक वैकेंसीज आएंगी वहां पे नए एक्ट्स ही पूछे जाएंगे। द एपीलेट कोर्ट में डिसमिस द अपील, अब एपीलेट कोर्ट चाहे मे डिसमिस द अपील और पास एन ऑर्डर डायरेक्टिंग द रजिस्ट्रार टू रजिस्टर द यूनियन, ठीक है। या तो वो अपील डिसमिस करेंगे या फिर वो रजिस्ट्रार से कहेंगे कि भाई जो है सर्टिफिकेट इशू कीजिए रजिस्ट्रेशन का, जो कि सेक्शन 9 का प्रोविजन है। ओके, सेक्शन 9 और सेटिंग असाइड द ऑर्डर फॉर विड्रॉल और कैंसिलेशन ऑफ द सर्टिफिकेट। अब ये जितने भी ऑर्डर्स जो आ रहे हैं ना, ये सारी बातें, ठीक है, रजिस्ट्रार जो है वो कंपेल्ड है भाई, ठीक है ना, उनको इन सारे ऑर्डर को मानना पड़ेगा, साधारण सी बात की गई है। फॉर द पर्पस ऑफ एन अपील अंडर सबसेक्शन 1 एन अपीलेट कोर्ट शेल so far as may be follow the same procedure and have the same powers as it follows and has when trying a suit under the code of civil procedure 1908 स्टार लगा लीजिए, and may direct by whom the whole or any part of the cost of the appeal shall be paid and such cost shall be recovered as if they had been awarded in suit under the said code। क्या है मतलब इसका? चलिए नंबर बाय नंबर बताते जाइए नाम के साथ। स्टार्ट।
आपका नाम? ओके, गुड, नो इश्यूज। ध्यान रखिए, मुझे भी ना, आई नीड टू बी अकस्टम्ड ना, दैट्स व्हाई। फाइन, वेरी गुड। एंड मनीषी के बाद अगला। हम्म। 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 चलिए, वेरी गुड दिव्या। एंड काइंडली नेम, काइंडली योर नेम। ओके राकेश, नाउ कंटिन्यू राकेश जी। ओके, एंड आफ्टर राकेश जी? यस। ओके श्रुति। हम्म। 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 ओके, एंड? हम्म। ठीक है, बहुत बढ़िया। एंड आपका नाम भी बता दीजिए। ओके शशि जी। नेक्स्ट आफ्टर शशि जी? ओके पद्मजा, कंटिन्यू। हम्म। ओके। चलिए, वेरी फाइन, वेरी फाइन। एक्सलेंट। एनी मोर आंसर्स? कोई और इच्छुक है? यस। हम्म। हम्म। ओके, वेरी गुड, एक्सलेंट। आपका नाम? अच्छा, राकेश जी, राइट। नेक्स्ट। सी। यस यस। यस यस। हाँ। यस। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट इन बिटवीन, आपने अपना नाम नहीं बताया, मुझे इंटरप्ट करना पड़ रहा है आपको। ओके जयवर्धन जी, कंटिन्यू। हम्म। हम्म। ओके, फाइन, एक्सेलेंट एक्सेलेंट जय जी। और कोई है? यस, आफ्टर जय। ओके डन। सी, द बेसिक पर्पस ऑफ माइंड टू आस्क इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि आपका नॉलेज कहाँ तक जा रहा है, अंडरस्टैंडिंग कहाँ तक जा रहा है, एंड सेकेंडली वेरी इंपॉर्टेंट, आई नीड टू नो वेदर यू गाइज आर अवेक और नॉट। ओके, सो इट्स गुड, मल्टीपल एक्सप्लेनेशंस आर गुड। आप आंसर रिपीट भी कर दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट कीप ऑन आंसरिंग ना। क्लास का पर्पस ही ये है कि डायलॉग रहे।
मोनोलॉग क्लास में कोई कोई मतलब नहीं है उसका, है ना। मैं राम कहानी से कह रही हूं, आप सुन रहे हैं, जा रहे हैं, वो नहीं। आप बेसिकली समझिए, आपको जहां नहीं समझ में आ, जस्ट रेज योर हैंड, ओके। एंड सेकेंडली, ट्राई टू एक्सप्लेन। रीजन होता है, हम जिस चीज को एक्सप्लेन करते हैं, अब ना आप जब क्लास के बाद जैसे शाम को एक्ट उठाएंगे, जब भी रिवाइज करेंगे ना, तो यू विल गेट टू नो कि यार ये चीज पूछी गई थी ना, ये मैंने आंसर की है। तो वो चीज स्ट्राइक होती है ब्रेन में, और चीजें स्ट्राइक करेंगी, जल्दी याद होंगी, इट विल बी वेरी कन्वीनियंट फॉर यू टू लर्न। फाइन, चलिए नेक्स्ट। In the event of the dismissal of an appeal, अगर अपील डिसमिस होती है by any court appointed under clause B of subsection 1, the person aggrieved shall have a right of appeal to the High Court, and the High Court shall, for the purpose of such appeal, have all the powers of an appellate court under subsection 2 and 3, and the provision of those subsections shall apply accordingly. अगर आपकी अपील डिसमिस होती है, ठीक है, आप अग्रीव्ड पार्टी हैं, तो आप सीधे ही जाके हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। एज एन अपीलेट अथॉरिटी हाई कोर्ट के पास सारे ही पावर्स होंगे, ये बात कही गई है, तो ध्यान रखिएगा। तो अपीलेट अथॉरिटी आपको यहाँ पे हाई कोर्ट भी मिल जाती है। नाउ रजिस्टर्ड, यस, अंडर व्हाट? यू हैव योर लिमिटेशन एक्ट, जिसमें हमने जनरल लिमिटेशन दे रखी है। प्रोविजन एज सच यहां पे मेंशन नहीं किया गया कि वेदर देयर इज एनी लिमिटेशन और नॉट एज ऑफ नाउ। फाइन, बट लिमिटेशन एक्ट प्रिवेल करता है हमारा। बट लिमिटेशन एक्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, जहां तक मैं अज्यूम कर रही हूँ, यस और नो? यस, मतलब मेजरली आपने लिमिटेशन पढ़ा होगा, लेकिन लिमिटेशन एक्ट का रेफरेंस इसलिए देते हैं बिकॉज इट प्रिस्क्राइब्स ऑल द, जितने भी आर्टिकल्स हैं उसमें, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देयर आर अराउंड 137 आर्टिकल्स ना, तो वो 137 आर्टिकल्स में आपको लिमिटेशन दी गई है। ओके, दैट ऑल्सो प्रिस्क्राइब्स हियर। फाइन, नेक्स्ट, रजिस्टर्ड ऑफिस क्या होगा? ऑल कम्युनिकेशन और नोटिस, अब जितनी भी बातचीत हम अभी तक कर रहे थे ना, जितने भी नोटिस और सारी चीजें हैं, ऑल कम्युनिकेशन एंड नोटिस टू बी टू अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन मे बी एड्रेस टू इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस। इसलिए हमने डेफिनेशन में उन्हें बताया था, नोटिस ऑफ एनी चेंज इन द एड्रेस ऑफ द हेड ऑफिस शैल बी गिवन विद इन 14 days of such change to the registrar in writing, and the change address shall be recorded in the registrar recorded in section 8. अगर आपका ट्रेड यूनियन का हेड ऑफिस चेंज हो रहा है, तो आप जो है नोटिस कहां देंगे? बेसिकली रजिस्ट्रार को आपको राइटिंग में बताना पड़ेगा, ओके, दैट ये हमारा एड्रेस अब चेंज हुआ है, विद इन 14 days of such change, विद इन 14 days of such change. Fine. The incorporation of registered trade unions. Every registered trade union shall be a corporate by the name under which it is registered and shall have perpetual succession. अरे वाह, नया डिस्कशन का टॉपिक मिल चुका है। And a body common seal with the power to acquire and hold both movable and immovable property and to contract and shall by the said name sue and be sued. आ जाइए, चलिए डिस्कशन शुरू होता है। What is perpetual succession? नंबर बाय नंबर बताते जाइए। Yes. Excellent. Excellent. Next. Yes, next. Yes, yes. Hmm. Hmm. Okay. Okay, fine. Hmm. Okay, fine. Fine. Very good. Excellent. Next. Okay. Hmm. Hmm. Okay. Very good. Very good, Manishi. Next. Hmm. Hmm.
हम्म। ओके, वेरी गुड। एंड नेक्स्ट, गाइस कीप ऑन गोइंग यार। ओके, आई गेस दैट्स इट। नो वन एल्स, राइट, परपेचुअल सक्सेशन। यस, आपके सभी के आंसर्स बहुत सही थे, बहुत ही अपने आप में ना डिस्टिंग्विश्ड एंड यूनिक आंसर्स थे, बट क्रक्स सभी का सेम था। तो परपेचुअल सक्सेशन इस मीन्स अ पर्सन कैन कम एंड पर्सन कैन गो, बट द ट्रेड यूनियन विल लिव फॉर एवर। ओके, सो दैट इज बेसिकली जनरल मीनिंग। आज हम सेक्शन 13 तक अपनी क्लास को रखेंगे। अब जरा आप लोगों से थोड़ा सा डिस्कशन हो जाए। I have stopped sharing my screen. Yes. Am I visible? Hello? Yes. Okay. See, guys, कुछ रहेंगे गाइडलाइंस। पहली गाइडलाइन ये है कि क्लास 5 o'clock तक स्टार्ट होती है। अब मुझे एंट्री डिनाई करनी पड़ रही है ना, 7 बजे क्लास में एंट्री नहीं होगी। 5 o'clock to 5:15 इज द आइडियल टाइमिंग कि आप लोग बाहर हैं या वर्किंग में है, कुछ भी है, आप 5:15 तक ज्वाइन कर लीजिए। बट आफ्टर दैट आई हैव टू डिनाई योर एंट्री। व्हाई? बिकॉज क्लास शुरू हो चुकी है। देन यू कैन हैव द ऑप्शन ऑफ रिकॉर्डेड लेक्चर्स एज वेल, नो वरीज विद दैट। सेकेंडली, क्लास डायलॉग रहेगी, मोनोलॉग नहीं रहेगी। ओके, सो डायलॉग मीन्स आई नीड आंसर्स, I need explanation, I need interpretations. Why? Because I need to see how better you understand. भाई मुझे पता चले ना where you guys are lacking. ओके, मल्टीपल एक्ट्स हैं हमारे पास। अभी हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं है, नोटिफिकेशन शॉर्टली, प्रोबेबिलिटीज हैं अभी दैट 1 or 2 months में रिवील होने वाला है। बट आपकी प्रिपरेशन नोटिफिकेशन बेस नहीं होनी चाहिए ना, बारिश आएगी तभी तो अपन वो काम नहीं करेंगे, उससे पहले ही हमको हमारे एक्ट्स को रिविजन स्टेज में पहुंच जाना है कि once we are done, now we need to revise. केस लॉज मैंडेटरी है, केस लॉज के बिना एक्ट कंप्लीट नहीं होंगे। एट द वेरी एंड, वंस द बेयर इज डन, वन इज द एक्ट इज डन, हम केस लॉज की क्लास ऑलरेडी रखेंगे। ओके, केस लॉज के बिना हम नया सब्जेक्ट या नया एक्ट को स्टार्ट नहीं करेंगे। आप लोगों के जो भी क्वारीज हैं, जो भी डाउट एरियाज है, वेन एवर आई आस्क, और जब भी मैं म्यूट अनम्यूट करूं आप लोगों को, यू कैन आस्क इट। कमेंट पैनल ओपन रहेगा, यू कैन बेसिकली कमेंट ऑन दैट। ओके, आपको जो भी क्वेश्चन है आप वहां डाल सकते हैं। हाँ, आप लेट हो रहे हैं मैम, एंट्री दे दो वाला काम नहीं करना है ना, उससे क्लास डिस्टर्ब होती है। इसके अलावा आपकी जो भी क्वारीज हैं, काइंडली फ्रंट फुट पर रखिए, बताइए। यस। ओके, एंड प्रतिका जी, राइट? यस, एंड राकेश जी, एनी क्वारी? यस। ओके सर, सी द नोटिफिकेशन स्पेसिफिकली सेज दैट वहां पे आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, बट व्हेन यू आर इन अंडर ग्रेजुएशन, ओके, मतलब अगर आपने 5 years का बेसिकली ग्रेजुएशन किया है, ओके, इन दैट केस आपने लेबर लॉ एज अ सब्जेक्ट पढ़ा होगा, यस और नो? है ना? अब द नोटिफिकेशन इज वेरी मच साइलेंट, राकेश जी, मैं बिल्कुल, आई एम नॉट ना पॉलिशिंग एनीथिंग, नोटिफिकेशन इज वेरी मच साइलेंट ऑन दिस पॉइंट दैट वेदर दिस सब्जेक्ट इज अ लेबर लॉ अंडर योर ग्रेजुएशन में जो आपने पढ़ा है उसको वैलिड है कि नहीं है, बट इसका फर्दर क्लैरिफिकेशन भी नहीं। यस, फॉर्म में क्या लिखा था? यस, उस सी, तो दैट ये आपको वाइल फिलिंग द फॉर्म पता चला होगा, प्रतिका जी, यस और नो? हाँ, तो राकेश जी, वाइल फिलिंग द फॉर्म आपको ये क्लियर होगा कि जब आपने फॉर्म भरोगे तो वहां पे नीचे कुछ नोटिस या डिक्लेरेशन लिखा होगा दैट अगर आपका लेबर लॉ या सब्जेक्ट है देन आल्सो यू विल बी एंटरटेन। फाइन, क्लियर? नो, नो वरीज, नो वरीज, आपके अगर ग्रेजुएशन के, अरे नहीं नहीं नहीं, आप वाइल फिलिंग द फॉर्म इफ देयर इज दिस थिंग कि आपने अगर सेमेस्टर में किया है वो उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, यू कैन डेफिनेटली फिल द फॉर्म, नो इशू। देन डन, देन डन, यस। ओके।
ओके, 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 फाइन। सो यस। हम्म, हम्म, हम्म,